सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 100 तक देख लिया था और उसके आगे हमें प्रोसीड करना था। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो है का आपका यूनियन। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। टोटल 5 चैप्टर हैं इसमें, और जो चैप्टर 1 है वो बात करता है कि इसकी चैप्टर 1 है आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक। देन चैप्टर 2 है आपका 79 आर्टिकल से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक। और यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 भी देखेंगे, जिसमें कि सिर्फ एक आर्टिकल आता है, एंड द आर्टिकल नंबर इज आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, वॉइस वगैरह। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज काफ़ी सर्दी का माहौल है कैसी क्या सर्दी है भाई बाकी लोगों के यहाँ पे? बाकी यहाँ पे तो काफ़ी ठंड हो रखी है। चलो, तो इस ठंड भरे माहौल में गर्मी बढ़ाते हैं इन आर्टिकल्स के थ्रू। तो आर्टिकल नंबर 101, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके कमेंट्स। गुड इवनिंग सैन, रॉकिंग, आकांक्षा, राहुल। सर पीडीएफ ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर उसमें ऐप में कर लिया करो। अगर ब्राउज़र में प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ क्या ना प्रॉब्लम होती रहती कभी कभी, तो फिर उसको थोड़ा सा ऐप से ओपन कर लिया करो, बाकी उसको रिजॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो वैकेशन ऑफ सीट्स क्या है? सीटों की रिक्ति, यानी कि सीट किस केस में खाली हो जाएगी? कि तब खाली हो जाएगी जब, कल भी मैंने बताया था आपको ये चीज़ तो वैसे, कि अगर कोई एक बंदा है वो 2 सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों जीत जाता है, देन उसको ये चूज़ करना पड़ेगा कि किस सीट से उसको रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो उसकी दोनों सीट जाएंगी। है ना, जैसे कि हमारे राहुल गांधी हैं, अमेठी और वायनाड दोनों से लड़ते हैं। अमेठी आपका यूपी में और वायनाड केरल से लड़ते हैं। उसी तरह नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात से भी लड़ते हैं और वाराणसी जो यूपी की कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से भी लड़ते हैं। तो इसलिए उनको एक चुनना पड़ता है कि भाई वो कहाँ से रिप्रेजेंट करें। जैसे कि अगर हम बात करें राहुल गांधी फ्रॉम वायनाड एंड मोदी जी फ्रॉम दी वाराणसी, तो उनको बताना पड़ता है कि कौन सी सीट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नहीं बताया, विद इन 14 डेज आपकी दोनों सीट जाएंगी। दूसरा क्या इसका दूसरा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे आपकी सीट वैकेंट हो सकती है? अगर आप एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम पार्लियामेंट के लिए भी चुन लिए जाते हो, या फिर पार्लियामेंट के भी मेंबर हो, और और स्टेट लेजिस्लेचर में भी आप चुन लिए जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दोनों चुनाव जीत लिए साइमल्टेनियसली, या फिर हो सकता है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के भी आपका चुनाव हो गया और उसमें आप जीते हैं। तो अगेन आपको बताना पड़ेगा कि किस सीट में आपको रहना है, नहीं तो आपकी पार्लियामेंट वाली सीट चली जाएगी। इसमें दोनों जा रही थी। तीसरा क्या है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा में आपका चुनाव हो गया, देन अगेन आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो इस बार राज्यसभा वाली जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसका टेन्योर 6 साल का है, इसका तो सिर्फ 5 ही साल का है, तो वो वाली आपसे छीनी जाएगी अगर नहीं बताएंगे, जिसमें कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ताकि आप जल्दी से बताएंगे। ठीक है, एंड द फोर्थ केस इज, अगर 60 डेज तक मेंबर एब्सेंट रहता है तो, ठीक है 60 डेज तक, और इसमें 60 डेज वो वाला टाइम काउंट नहीं किया जाएगा जो रेसेस वाला होगा। रेसेस क्या होता है? तो हम लोगों ने कल देखा था, कल 3 सेशंस हम लोगों ने देखे थे। 3 तरह के हमारे सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। और उन सेशंस के जो बीच का टाइम होता है उसको रेसेस बोलते हैं। कमेंट में आपको बताना है कि जो रेसेस का टाइम है ये कितने महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो उसमें ये काउंट करते वक्त 60 डेज़ को, उसमें रेसेस का टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। तो 60 डेज़ तक अगर कोई बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी जो पीठासीन अधिकारी है नहीं, लोकसभा के केस में आपका स्पीकर हो जाएगा और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, अगर उसकी परमिशन के बिना एब्सेंट होगा उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। और रेसेस का जो टाइम है वो 6 मंथ से 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। आर्टिकल नंबर 102, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। तो कल हम लोगों ने क्वालिफिकेशन देखी थी, जल्दी से बताइए वो कौन सा आर्टिकल था। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिसक्वालिफिकेशन, यानी सदस्यता के लिए अयोग्यताएं क्या क्या हैं, किस केस में आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। पहला, तो अगर आप नॉट एन इंडियन सिटीजन है, बिकॉज क्वालिफिकेशन में पहला ही क्या था, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप भारत के नागरिक ही नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप को रेनाउंस कर दिया है, रेनाउंस मतलब आपने त्याग दिया है और कहीं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा ग्राउंड क्या है? अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, यानी पगला गए हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बैठ के पार्लियामेंट में ऊ ऊ कर रहे हैं
ठीक है, अनसाउंड माइंड के हैं। और अगर आप बैंकरप्ट हो गए हैं, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो गए हैं, आपने लोन लिया था, भर नहीं पा रहे हैं। तो भर नहीं पा रहे हैं तो अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे तो आप फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के करेंगे क्या? अपना बैंक का लोन ही भरेंगे बस, जैसे माल्या जैसे लोग हैं। आपको पता है माल्या जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है, ही वॉज अ राज्यसभा का मेंबर। ठीक है, तो बैंकरप्ट है। तो अगर ये केसेस हैं, और चौथा ये है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लाभ का पद क्या होता है जहाँ पे गवर्नमेंट से कोई सैलरी विदड्रॉ करता है। और इसके बाद जो हमारी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि एनी अदर थिंग, any other disqualification as may be determined by parliament, as may be determined by parliament। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसको कि कल हमने क्वालिफिकेशंस में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो कि मैंने बताया था कि शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए, 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, और उसको शपथ लेनी, ओथ लेनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, और अच्छा बताइए ओथ कौन से आर्टिकल में, जल्दी से बताइए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा लास्ट लाइन ऐड कर दी थी कि एनी एल्स क्वालिफिकेशन एज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने क्या किया था सर, आरपीए दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, उसने क्या किया था, एक सेकेंड, उसने ये किया था कि आरपीए दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लाया। और उसने क्या बोला था, हमने कल देखा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कहीं से तो यू शुड बी रजिस्टर्ड इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर हमने देखा था 2003 में उस चीज़ को हटा दिया गया था राज्यसभा के लिए। उसी तरह यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस भी एक्स्ट्रा ऐड करी गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस में ये चीज़ ऐड करी गई थी कि अगर कोई 2 साल या फिर और मोर जेल में रहता है तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब आते हैं एक एक्स्ट्रा चीज़ पे, दैट इज़ डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। मैंने आपको कई बार पीछे बोला जब मैंने शेड्यूल पढ़ाए थे, शेड्यूल नंबर 10 पढ़ाया था, और पीछे मैंने बार बार बोला था कि जो डिफेक्शन है उसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे क्या होगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या है, दल बदल। अभी डिफेक्शन में कब डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो इसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके तहत आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, इस चीज़ को 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 92वें संविधान संशोधन से, और इसमें 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अब इस ये चीज़ करी क्यों गई थी वो अभी आपको समझ में आएगा। पहला चीज़ ये है कि कब आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये सेम चीज़ वैलिड है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। हम स्टेट लेजिस्लेचर भी आज के ही पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, एंड विद ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे अगर आपको कोई आर्टिकल भी याद करना है तो आर्टिकल भी आसानी से याद हो जाएगा। तो पहली चीज़ है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब होता है निर्दलीय है, ये किसी पार्टी का नहीं है, इंडिपेंडेंट मेंबर है। ठीक है, इसको आपने मतलब ये खड़ा हुआ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि ये बीजेपी से ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेस से ये हैं, आम आदमी पार्टी से ये हैं, डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं। और एक होता है इंडिपेंडेंट, वो किसी पार्टी से नहीं होता है। तो आप मान लो कि उससे अट्रैक्टेड हो गया कि भाई मुझे ना तो बीजेपी को वोट देना है, ना तो कांग्रेस को देना है, ना तो आपको देना है, किसी पार्टी को जिससे जो कोई एफिलिएटेड है उसको वोट नहीं दूंगा, मैं निर्दलीय प्रत्याशी को दूंगा जो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज मैं सभी पार्टी से ऊब चुका हूँ। अब लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, मान लेते हैं इनका नाम है मिस्टर छुन्नू। ठीक है, तो ये मिस्टर जो छुन्नू है अब गए कहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, इनको आपने जिता दिया, ये गए पार्लियामेंट हाउस में। जब वहाँ पे गए तो इनको ऑफ़र मिला, ऑफ़र किसी भी कारण से मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो पार्टी, जैसे अभी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मान लो कि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, तो इन जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि आओ हमारे साथ मिल जाओ। एक तो चीज़ है कि हमारे साथ मिल जाओ, मिल गया वो बात अलग है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी पार्टी बदल लिया ना, एक मीम चलता है ना, पार्टी बदल लिया, उसके आगे का वर्ड आप जानते हैं। तो अगर इसने पार्टी बदल लिया, जैसे कि इन्होंने, जैसे बीजेपी वालों ने ऑफर दिया कि आ जाओ 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ या फिर 1 करोड़ तो खैर कम अमाउंट होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कि हाँ भाई हम तुम्हें 10 करोड़ दे रहे हैं और आ जाओ बीजेपी में या फिर कांग्रेस में या फिर आम आदमी पार्टी में। तो अगर मान लो कि उछल के पार्टी में चले गए तो एक तरह से इन्होंने उनकी मौज ले ली जिन्होंने इनको जीता के भिजाया था, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि इनको वोट तो इसीलिए दिया था ना लोगों ने कि भाई ये बीजेपी से भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है, आपसे भी किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखते हैं, तो इसलिए दिया था। लेकिन उन्हें एक तरह से वही चीज़ को ही एक तरह से वो कर दिया, डिमोरलाइज कर दिया, हम बोल सकते हैं, डिमीन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेक्शन होगा, यानी कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा केस है, अगर कोई नामित सदस्य है,
यानी अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, हमें पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ऑन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, उसको हमने लिसैस करके याद किया था। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ कोई पार्टी ज्वाइन करता है, आफ्टर 6 मंथ अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो डिफेक्शन के तहत उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या 6 महीने के पहले कर लेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मान लो कि आज किसी का नॉमिनेशन हुआ, 6 महीने तक का टाइम पीरियड है, आप ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद अगर आपने किया तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि एक तरह से यहाँ पे भी वही करप्शन वाली चीज़ को रोकने के लिए कि भाई अभी आपके जिस पार्टी के साथ तुरंत एफिलिएशंस बनाने आप बना लो, लेकिन बाद में आप वो फिर करप्शन वगैरह करोगे, किसी के फेवर के लिए वो सब करोगे, तो वो नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि फिर करप्शन चलेगा कि भाई मान लो कि कभी कोई चीज़ आई, ऐसा इंपॉर्टेंट बिल आया, ठीक है, मान लो बीजेपी को पास करवाना है, तो क्या करेंगे, इनको मतलब एक तरह से इनको अपने पाले में ले लेंगे। कांग्रेस ने मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया बीजेपी के खिलाफ, तो अपने पाले में ले लेंगे। तो इसलिए आप पहले ही 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लो, बाद में अलाउड नहीं है। तीसरा ये है कि हर पार्टी अपना एक विप रखती है हाउस में। विप क्या होता है, विप एक इंसान होता है, बस ये समझ लो। ये इंसान का काम ये होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी से जितने भी एफिलेटेड लोग हैं उस पर्टिकुलर हाउस में, उनको डायरेक्शंस देना है कि कल आना है नहीं आना है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है विप। और उस वही करना होता है उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। अगर वो नहीं किया, विप के डायरेक्शंस नहीं माने गए, तो डिस्क्वालिफिकेशंस लग जाएगा। क्यों, ये ऐसा क्यों है? थोड़ा सा अजीब टाइप साउंड हो रहा है कि इसके डायरेक्शन मानने पड़ेंगे नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। क्यों? वैसे तो ये विप जो है ना, ये जो विप करके है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इसलिए रखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो कि ये कांग्रेस का बंदा है, ठीक है, अब इन लोगों को कांग्रेस वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, ये बीजेपी वाले हैं, मान लो ये मोदी जी या फिर अमित शाह ही, ठीक है। तो मोटा भाई ने क्या किया, मोटा भाई ने इनको बोला कि नो बेटा देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कल पास होगा, तो बोलते हैं हाँ। तो हमारे खिलाफ वोट करोगे, बोलते हैं हाँ। ये लो 10 करोड़ रुपए, बोलते हैं अभी भी नहीं, अभी हम नो कॉन्फिडेंस। ये लो 15 करोड़, नहीं नहीं अभी ये लो 50 करोड़, ठीक है हम कल आपके खिलाफ वोट नहीं करेंगे। क्या हुआ, करप्शन बढ़ा ना। तो इसलिए जो भी विप आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको डायरेक्शन दे रही हो, आपको मानना पड़ेगा। ये चीज़ करी गई है ताकि करप्शन ना हो हमारी डेमोक्रेसी में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि कौन से 3 केसेस हैं। चौथा एंड द लास्ट केसेस कि अगर कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंदा जीत के आया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा जीत के आया है और वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, पार्टी बदल लिया ठीक है, तो अगर दूसरी पार्टी में चला जाए लग जाएगा डिफेक्शन। मुझे पता है आप तुरंत एग्जाम्पल कोट करोगे, जैसे लेटेस्ट महाराष्ट्र वाला जो शिवसेना वाला एग्जाम्पल है ना, कि गए तो गए, पूरा पार्टी का नाम भी लेके चले गए। वो एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जिसको कि 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 91 नंबर संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। इसमें ये बोला गया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से कि अगर 2/3 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 से ज़्यादा लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस पार्टी में ही फिर दिक्कत है, अगर इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो वही हुआ था आपका ये जो शिवसेना वाला केस हुआ था ना महाराष्ट्र में, तो इसमें वही हुआ था, बिकॉज 2/3 से ज़्यादा लोग पार्टी छोड़ के गए, इसलिए उनके खिलाफ डिफेक्शन नहीं लगा। अब बात ये आती है कि ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करता है, डिसीजंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ध्यान रखना, ये निर्णय लेता है देश का राष्ट्रपति, इसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग की भी थोड़ी सी सहायता ले लेता है, लेकिन जो सोल डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के हाथ में, वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। बट इट इज़ एन इनकम्प्लीट स्टोरी, बिकॉज अगर मैं डिफेक्शन की बात करूं कि डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी करेगा उस हाउस का, ना कि प्रेसिडेंट करेगा। क्या आप बात मेरी समझे? जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई थी डिस्क्वालिफिकेशन, इसके तहत अगर डिस्क्वालिफिकेशन होना है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड ये जो मैंने बाद में आपको बताया डिफेक्शन, दल बदल वाला 52nd अमेंडमेंट से जो ऐड हुआ था, इसमें डिसाइड करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और मैं जो बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लोकसभा में कौन होगा, स्पीकर, एंड राज्यसभा में वो होगा चेयरमैन। क्लियर? फिर बात यह आई कि क्या इसका डिसीजन फाइनल है, क्या इसमें जुडिशरी रिव्यू कर सकती है? आंसर है हाँ। कभी भी अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि क्या ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका उसमें रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन आपको क्या मार्क करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि केबीसी याद करो, केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, इसमें संविधान का मूल ढांचा दिया गया था, जिसको कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में डला हुआ है जुडिशियल रिव्यू, जिसको हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ, जरा बताइए कॉमेंट में जल्दी से। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको छीना नहीं जा सकता, और ये हर चीज़ में जुडिशियल रिव्यू है,
जुडिशरी का, यानी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है और डिफेक्शन में कर सकती है। इस चीज़ को पर्टिकुलरली उसने किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस हुआ था एक, उसमें इस चीज़ को कोट किया था उसने, किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस में। क्लियर कि जुडिशरी कैन रिव्यू, और इसका जो डिसीजन है वो बियॉन्ड वो नहीं, क्योंकि इसके भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, चाहे राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, जगदीप धनखड़ है, और यहाँ पे कौन है लोकसभा में, ओम बिरला है। दोनों लोग बीजेपी से ही है ना, और जगदीप धनखड़ जी के तो क्या ही कहने हैं, ठीक है पार्शियलिटी के तो वो देवता हैं, तो उन लोगों से हम पूरी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई पार्टी छोड़ के आया, कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आया, तो इन लोगों के भी तो एफिलिएशन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे, हो सकता है कर दें। जैसे हमारे पिछले वाले जो थे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन और राज्यसभा वेंकैया नायडू जी, बहुत अच्छे थे वो, ठीक है, लेकिन अभी वाले तो मैं उतने अच्छे नहीं मानता हूँ जितने कि वेंकैया नायडू थे, ठीक है, तो कुछ एफिलिएशंस उनके भी होते हैं, तो इसलिए बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कुछ नहीं हो सकता है। ऑलराइट, अगला आर्टिकल देख लेते हैं, दैट इज 104। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से बता देंगे। एंड दैट इज पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। तो हमें पता है आर्टिकल नंबर 99 इनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, और कौन सा शेड्यूल है जो इनकी ओथ की बात करता है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है, कल हम लोगों ने देखा था आर्टिकल नंबर 99 में कि भाई प्रेसिडेंट या फिर जो भी कोई अदर पर्सन अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट। तो अगर ये लोग बिना शपथ लिए, जो कि एक क्वालिफिकेशन है हमें पता है, अगर ये पार्लियामेंट में सिटिंग में हिस्सा लेते हैं, या फिर इनको पता है कि किसी और चीज़ के चलते डिसक्वालीफाइड है, यानी कि क्वालिफाइड नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं किसी और भी कोई ऐसे प्रोविजन के चलते, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 2 साल से ज़्यादा जेल में रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि वो अभी भारतीय नागरिक नहीं है, दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने छुपाया था ये चीज़ को, तो सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्हें पता है। बाद में अगर ये बात पता चली ना, तो ऐसे नहीं चलेगा, पूरा जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना पता है छोटा मोटा नहीं है, दिन का रुपए, अभी होश उड़ जाएंगे, 500 रुपये। देख रहे हो कितना भारी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है इनसे। बच्चों से 1000 रुपये का फॉर्म भरवाया जाता है, इनसे सिर्फ 500 रुपये का प्रतिदिन का वैसे है, प्रतिदिन का जुर्माना। किसके लिए? सांसदों के लिए। और ये सेम चीज़ विधायकों के लिए भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो आर्टिकल क्या है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। हम्म 500 रुपीज़ बिल्कुल। डिटेक्शन नहीं, वो डिफेक्शन होता है, और मैंने बता दिया है कि वो कब किस केस में डिफेक्शन होता है और किस केस में नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 105, पावर्स प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज़ देयर ऑफ। इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे विशेष अधिकार मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इनके पावर्स प्रिविलेजेस ये हैं कि कुछ भी ये पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तलवारें चलाएंगे, पेपर चलाएंगे, गाली देंगे, गलौज करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू कोर्ट, ठीक है। यानी कि जो कोर्ट है वो उसमें इंक्वायरी नहीं चल सकती कि भाई तुमने ये बोला था, वो बोला था, या फिर हम लोग एज ए सिटीजन कुछ एज सच नहीं केस कर सकते कि उन्होंने ये बोला, डिफेमेशन किया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हाउस के द्वारा इंटरनली ही डील करी जाएंगी। मैं आपको केस बताता हूँ। हमारे कानपुर में एक सलील बिश्नोई हुआ करते थे, बीजेपी के एमएलए थे वो। यहाँ पे मैं एमएलए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की यूपी की बात कर रहा हूँ, जो कि सिमिलर है इसे से बिल्कुल। तो उनको मतलब क्या हुआ था, काफ़ी टाइम पहले उनकी पिटाई कर दी थी एक आईएएस ऑफिसर, तो उनका समद करके कुछ नाम था, और कुछ पुलिस वाले थे, ठीक। और उनकी पिटाई क्यों करी थी? क्योंकि वो किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब पिछले साल ही आई थिंक, या फिर उससे पिछले साल, हाँ पिछले साल की बात है, या फिर आई थिंक उससे पहले सर्दियों की आई थिंक बात है। तो क्या किया, एक हाउस ने, जैसे कि हमारी यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, और यहाँ के स्पीकर हैं सतीश माना, वो भी कानपुर से ही है। तो इन्होंने क्या किया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो कि बीजेपी, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो कि बीजेपी से, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक टाइम पे हुआ था इस साल में, और इन लोगों के खिलाफ मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। तो फिर इनको सबको, जो आईएएस ऑफिसर थे जो थे इन्वॉल्व थे, और जो 2-3 पुलिस वाले थे, सबको एक कटघरे में बुलाया गया, यहाँ पे कटघरा था, और इन लोगों को 1 दिन का कारावास सुनाया गया। वो कारावास ऐसा नहीं कि तिहाड़ जेल ले जाया गया, वहीं पे कारावास होता है।
जैसे कि जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसमें भी आपका कोर्ट मार्शल जैसी चीज़ होती है। और कोर्ट मार्शल में क्या होता है, उसमें वहीं पे आपका कारावास होता है। ऐसा नहीं कि अलग से कारावास, वो वहीं का एक अलग से कोर्ट बैठता है कि अगर आप भाग गए ऐसे बिना बताए तो आपको वहाँ से फिर अलग से एक दो दिन का कारावास इस तरह से दिया जाता है। तो इन लोगों को फिर क्या हुआ, कारावास। यानी कि अगर आपने ब्रीच ऑफ, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये प्रिविलेज है हाउस का, और ये तो एक हो गया कलेक्टिव प्रिविलेज है। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब ये है कि ये लोग आपस में कुछ भी कर सकते हैं, और अगर इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है तो उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता मीडिया पर्सन्स के द्वारा। और इनके इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी होते हैं कुछ, जैसे कि इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है किस मैटर में, सिविल मैटर्स में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि कैन नॉट बी अरेस्टेड, कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल मैटर्स। कब, अगर पार्लियामेंट सेशन में है, इफ पार्लियामेंट इज इन सेशन, पार्लियामेंट इज इन सेशन, या फिर पार्लियामेंट सेशन होने से 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक इनको सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्रिमिनल मैटर्स में किया जा सकता है। अभी सिविल और क्रिमिनल होता क्या है, सिविल में जैसे कि प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या फिर डाइवोर्स का कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर टैक्स का कोई डिस्प्यूट हो गया, टैक्स इन्होंने नहीं भरा, तो ये सब सिविल मैटर में आएंगे। क्रिमिनल में चोरी कर ली, डकैती डाल दी, मर्डर कर दिया, ये सब, रेप हो गया, ये सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो सिविल मैटर्स में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती अगर पार्लियामेंट सेशन में है और 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक। क्रिमिनल में चलाई जा सकती है, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल वाली नहीं चलाई जा सकती है, सिविल वाली चलाई जा सकती है। ये प्रेसिडेंट का प्रिविलेज है, और ये एक एक्सेप्शन है। किस आर्टिकल का, जरा बताइए, किस कौन से अनुच्छेद का ये एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि इनके क्या पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं और इनकी कमिटीज़ के। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं आई थिंक, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट को नहीं मिले हुए हैं, प्रेसिडेंट के अलग से प्रिविलेजेस हैं। और जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं वो उन सब लोगों को है जिनको राइट टू स्पीक है पार्लियामेंट में। जैसे कि अगर हम बात करें, कौन, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, कल भी मैंने बताया था कि ये दोनों हाउसेज में बोल सकता है लेकिन वोट किसी भी हाउस में नहीं कर सकता है, तो इसको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, यानी कि संसद के विशेष अधिकार मिले हुए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इसको भी मिले हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल एंड दैट इज, यहाँ पे हमने कुछ पूछा था क्या, चलो, आर्टिकल 106, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। तो सैलरी और अलाउंस सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात करें तो ये पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करता है, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड्स ऑन इट्स ओन। 107, प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ बिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधेयकों को पेश करने और पारित करने में के संबंध में प्रावधान है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, एक बार पूछ लो। ओके, क्लियर है, ठीक। तो प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में यहाँ पे प्रावधान है कि किस तरह से कोई बिल पास होगा, ये आर्टिकल नंबर 107 में। अब बिल की अगर बात करें, ठीक है, बिल की अगर बात करें तो बिल 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा होता है, इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक, और इसी में ही आपका आता है मनी बिल, इसी का एक पार्ट होता है मनी बिल जिसको हम धन विधेयक बोलते हैं। आप इनको अलग अलग रखिए, बट अलग रखना ठीक नहीं रहेगा, टेक्निकली स्पीकिंग 3 तरह के बिल होते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 107 में दिया हुआ है पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डिनरी बिल किस किस तरह से पास होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किस तरह से पास होता है। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करें तो 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं पब्लिक बिल, पब्लिक बिल, एंड दूसरा होता है, वैसे बिल के बी को तो हमेशा कैपिटल में लिखना चाहिए टेक्निकली, और एक होता है हमारा प्राइवेट मेंबर बिल। अंतर क्या होता है, कुछ लोग समझ गए होंगे। पब्लिक बिल वो होता है जो कोई मिनिस्टर लाता है,
इसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको लाने के लिए 7 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। प्राइवेट मेंबर बिल बात करें तो वो लाता है जो प्राइवेट मेंबर होता है, प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर लाता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मिनिस्टर नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि अगर बीजेपी से कोई जीत के आया है और उसको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मिला है, क्योंकि हमें भी पता है कि 91st अमेंडमेंट ने क्या बोला था कि मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% हो सकता है किसका? ऑफ लोअर हाउस का। तो इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप रख नहीं सकते हैं, और क्योंकि इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख नहीं सकते हैं तो आप सबको पोर्टफोलियो अलॉट नहीं कर सकते। तो जिनको पोर्टफोलियो अलॉट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर, और वो जो बिल लाते हैं उनको हम प्राइवेट बिल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वही सिर्फ प्राइवेट मेंबर होते हैं, इसके अलावा जो भी विपक्ष के हैं वो भी तो प्राइवेट मेंबर हुए, क्योंकि उनको तो क्या ही पोर्टफोलियो मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सारे विपक्ष वाले प्राइवेट मेंबर होंगे, और जो रूलिंग पार्टी है उसके जिनको पोर्टफोलियो नहीं मिला है उनको हम प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। तो वो जो बिल लाएंगे उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे, और इसको लाने के लिए तकरीबन 1 महीने का आपको नोटिस देना होता है। ये खैर उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि अब जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डिनरी बिल के रेस्पेक्ट में दोनों हाउसेस को, मैंने इसे दोनों हाउसेस को, इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर्स हैं, समान शक्तियां हैं, इक्वल पावर्स हैं। लोकसभा को भी और राज्यसभा को क्या इक्वल पावर्स हैं कि किसी भी हाउस में बिल ओरिजिनेट हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। अगर यहाँ पे चलिए हम केस ले लेते हैं कि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, ये बिल लोकसभा में ओरिजिनेट होने के बाद ये राज्यसभा में पहुंचेगा। अगर राज्यसभा ने इसको पास कर दिया तो ये जाएगा देश के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे वो हम आगे देखेंगे। दूसरा केस कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे लोकसभा ने बिल को पास किया, राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, दूसरा केस हम ले लेते हैं कि ये नो रिस्पॉन्स वाला केस है। तीसरा केस लेते हैं जहां पे राज्यसभा के पास बिल पहुंचा तो, बट राज्यसभा ने बोला कि इसमें आप प्लीज कुछ देख लो, अमेंडमेंट कर लो, यानी कि लोकसभा ने भेजा, फिर राज्यसभा से वापस आ गया लोकसभा के पास कि फिर से देख लो इसमें कुछ अमेंडमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई ठीक है, लोकसभा ने वो अमेंडमेंट मान लिए, वो चेंजेस मान लिए कि ठीक है हम ये चेंजेस कर लेते हैं, तो वो सीधे प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नहीं माने तो ये केस हो गया, ठीक है। और जो तीसरा केस है दैट इज कि लोकसभा ने राज्यसभा के पास बिल भेजा और राज्यसभा ने ऑल टू टोटल एकदम मना ही कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। या फिर राज्यसभा ने जो बोला कि ये प्लीज़ कर लो, लोकसभा ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो इन तीनों केसेस में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। कब कब? अगर राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर राज्यसभा ने रिटर्न कर दिया बिल और अमेंडमेंट बोला जो लोकसभा को मंजूर नहीं है, या फिर राज्यसभा ने इसमें मना ही कर दिया इसको बिल को पास करने से, तो इसमें डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अब घमासान युद्ध होगा, ठीक है। लेकिन उस घमासान युद्ध को नहीं होने देगा कौन? प्रेसिडेंट बीच में आएगा, राष्ट्रपति, और इस डेड लॉक को करेगा क्या? इस डेड लॉक को करेगा रिजॉल्व। डेड लॉक जो क्रिएट हो गया है, यानी कि जो बिल पास नहीं हो रहा है, जो अटक गया है इन दोनों के आपसी सहमति ना होने की वजह से, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट करेगा एक जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, जो आर्टिकल नंबर 108 में, अगले वाले आर्टिकल में जॉइंट सीटिंग अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त बैठक। और इसको हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है अगर आप गेस करना चाहते हैं तो? एस से उसका नाम स्टार्ट होता है, तो ए से उसका नाम स्टार्ट होता है। तो जॉइंट सीटिंग की अगर हम बात करें तो इसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स और कॉन्करेंट लिस्ट भी ली है। तो सबसे पहली बात तो ये है जॉइंट सिटिंग के रिस्पेक्ट में कि आर्टिकल कौन सा है, कहाँ से लिया है और इसको कौन समन करता है, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको लोकसभा का जो स्पीकर होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, वो इसको प्रिसाइड करेगा, इस पर्टिकुलर जॉइंट सिटिंग को। और अगर ये ना हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा लोकसभा का, नहीं उपाध्यक्ष करेगा। और अगर ये भी ना हुआ तो फिर कौन करेगा? जरा गेस करिए कमेंट में, कौन करेगा, ठीक है। जॉइंट सीटिंग अगर हम बात करें तो हमारे मतलब अभी तक 3 बार हुई है, सिर्फ पूरा जब से हमें आज़ादी एक तरह से बोल सकते हैं मिली तब से 3 बार हुई है। किन कौन कौन से बिल को पास करने के लिए? तो एक है डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल, ठीक है। अब क्योंकि 3 ही है तो इसलिए पूछा जा सकता है, और 3 है तो ऑप्शन हमारे 4 होते हैं, तो चौथे में एक रख देगा जो नहीं होगा इनमें से, और वो पूछ लेगा बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। फिर या मैं इन शॉर्ट पोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि पहले बिल तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो जब कोई भी बिल पास हो जाता है उसको एसेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, तो वो एक्ट बन जाता है कोई भी जो बिल है, ठीक है, यानी कि कोई भी विधेयक कानून बन जाता है उसके बाद। क्लियर? यहाँ की अगर हम बात करें 1960 में पास हुआ था, ये 1977 में
एंड ये 2002 में पास हुआ था, ठीक है। और अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं होगा देन उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन आएगा राज्यसभा का। राज्यसभा का जो चेयरमैन है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कभी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। उसका रीज़न अगेन आपको गेस कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज कल भी हमने इस चीज़ पे बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें करी थी कि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता, उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारा अगला जो आर्टिकल है 109 दैट डील्स विद मनी बिल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अमिया सेठी, रजनीश शुक्ला बनर्जी। ओके, अब क्वेश्चन कराओ। हाँ क्यों नहीं, क्वेश्चन भी करवा दें और अगला चैप्टर भी करवा दें यहीं पे, आज ही पॉलिटी ख़त्म कर दें फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो अब ये धन विधेयक क्या होता है वो इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, वो अगले वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो मनी बिल है ये किस तरह से पास होगा। हमने ये देख लिया कि ऑर्डिनरी बिल किस तरह से पास होगा, हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोई मनी बिल पास होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमने इसे ऑर्डिनरी बिल जो साधारण विधेयक होता है उसमें देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के पास एकदम इक्वल पावर्स होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। वो कैसे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले मनी बिल लाने से पहले हमें प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। प्रायर रिकमेंडेशन इज़ नीडेड। किसकी प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होती है, किसकी पूर्व परामर्श लेना होता है? वो राष्ट्रपति का लेना होता है, प्रेसिडेंट का लेना होता है। क्यों लेना होता है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं? हु डिसाइड्स इफ अ बिल इज मनी बिल और नॉट, मनी बिल और नॉट। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करने का काम होगा लोकसभा का जो स्पीकर होगा। अगर ये नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर का ये होगा। अब इसमें ये मत कर देना कि ये नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं। क्यों? क्योंकि जो मनी बिल है कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, ठीक है, कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में हो सकता है। अब लोकसभा में जब ओरिजिनेट होगा तो उसके बाद जाएगा राज्यसभा के पास। क्या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब राज्यसभा ने उस केस में क्या थे, बिल्कुल इक्वल पावर थे। जब तक वो पास नहीं करेगा तब तक वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा और डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं करेगा तो लड़ाई हो जाएगी दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट उसको रिजॉल्व करेगा। लेकिन लोकसभा ने अगर पास किया, राज्यसभा ने अगर इसने भी पास कर दिया वैसे ही, तो जो कि यूजुअली कर देता तो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। लोकसभा ने अगर पास किया और राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड किए, बोला कि प्लीज़ ये कर लो, ठीक है, और लोकसभा ने अगर नहीं किए, उस केस में क्या था? ऑर्डिनरी में था कि लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा था, और ऑर्डिनरी में ये भी हो सकता है कि राज्यसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा में जा रहा है, वो उसमें कुछ भी वाइसे वर्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनेट तो सिर्फ लोकसभा में ही होगा। अगर यहाँ से राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड किया कि प्लीज़ ये कुछ चेंजेस देख लीजिए, कर लीजिए, और लोकसभा ने अगर कर लिए तो प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाएगा। अगर नहीं किए, लोकसभा को वो जो अमेंडमेंट है जो राज्यसभा ने रिकमेंड किया, अगर वो मंजूर नहीं हुए देन टू वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। कोई चॉइस नहीं है राज्यसभा के पास। और जिस तरह हमने पीछे देखा था, ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा ने 6 महीने तक रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था, या फिर राज्यसभा ने पास किया लोकसभा को, लोकसभा ने 6 महीने तक रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था, तो डेडलॉक क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे लोकसभा से राज्यसभा में अगर बिल पास होगा तो एक तरह से 14 दिन की मोहलत होती राज्यसभा को। अगर 14 दिन में उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है वो? या तो रिस्पॉन्ड ऐसे कर सकता है कि प्रेसिडेंट को भेज दे, दूसरा के उसके पास ऑप्शन ये है कि अगर कुछ चेंजेस करवाने तो लोकसभा को बोल दे, उसका मन है तो करेगा, नहीं तो वैसे ही पास हो जाएगा वो। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 दिन तक उसको टाल सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। अगर 14 दिन तक इसने टाल दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा ने पास किया था राज्यसभा को, वैसे ही राज्यसभा ने भी प्रेसिडेंट को पास कर दिया। इज दैट क्लियर? तो एक तरह से हम देखें तो किसके पास ज़्यादा पावर है मनी बिल के केस में? लोकसभा के पास। कौन डिसाइड करता है बिल मनी बिल होगा नहीं? लोकसभा का स्पीकर। क्या ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है? नहीं है,
क्योंकि अभी 2019 में एक आधार बिल करके केस हुआ था। आधार बिल को जो लोग मतलब ये बीजेपी पार्टी उसने मनी बिल कह के पास करवा दिया था, जबकि उसका मनी बिल से कोई लेना ही देना नहीं था। उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में लिखी हुई है, उसका कोई मनी बिल से लेना ही देना नहीं था, लेकिन उसको पास करवा दिया। क्यों पास करवा दिया मनी बिल करके? क्योंकि हमें पता है कि मनी बिल के रिस्पेक्ट में राज्यसभा के पास ना के बराबर पावर होती है। प्रेसिडेंट भी उस बिल को लौटा नहीं सकता, भी देखेंगे। तो इसलिए कोई भी बिल अगर मनी बिल बन गया तो एक तरह से राज्यसभा को एक तरह से हम बोल सकते हैं बाईपास कर दिया गया, सिंपल। तो इसलिए ये जुडिशरी का काम है कि वो देखेगी कि कोई भी ऐसे ही लोकसभा का स्पीकर ऐसे ही ना किसी बिल को मनी बिल बोल दे, क्योंकि ओम बिरला बैठे हुए और अगेन उनकी कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस तो है ही है ना बीजेपी से, या फिर कल को कांग्रेस आती तो उनके भी जो उनका कांग्रेस वाला होगा वो कोई बनेगा स्पीकर, तो उसके एफिलिएशंस होंगे। तो सिंपल है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जुडिशियल रिव्यू वाला जो पर्सपेक्टिव जिसको कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, मैंने पहले पूछा था, वो यहाँ पे रखा गया एलिमेंट। क्लियर? 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दी हुई है, धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा दी हुई है हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना कोई भी चीज़ जो टैक्स से लेना देना जिसका, या फिर कोई भी चीज़ जिसका लेना देना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है। ये क्या सीएफआई? ये है भारत की संचित निधि। आर्टिकल नंबर 266 अनुच्छेद नंबर 266 में लिखा हुआ है, जितना भी टैक्स वैक्स का पैसा आता जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, आता जाता है पैसा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक पर्स के नाम से भी इसको हम बोल देते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं इससे रिस्पेक्ट में वो भी आपकी मनी बिल के डेफिनेशन में ही आती हैं। ठीक है, कोई मनी मान लेते हैं बोरो करी है गवर्नमेंट ने, वो भी आपके मनी बिल के तहत आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई मनी अगर निकालना है, अभी हम देखेंगे किस तरह से मनी निकल सकती है ऐसे, तो वो सारी चीज़ें मनी बिल के तहत आएंगी। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि क्या मनी बिल के तहत नहीं आएंगी। अगर कोई फीस लेवी की जा रही है नहीं आएगा, कोई अगर लोकल चीज़ के लिए टैक्स लेवी किया जा रहा है वो मनी बिल के तहत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो मनी बिल यानी धन विधेयक के तहत नहीं आएंगी। और कोई भी बिल मनी बिल होगा नहीं होगा, वो कौन किसका डिसीजन फाइनल होगा? वो स्पीकर जो है लोकसभा का, उसका डिसीजन फाइनल होगा। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? कि अगर फ़ी है, लोकल टैक्स, लोकल चीज़ के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, या फिर कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, तो उन सारी चीज़ों को हम टैक्स डील नहीं, मनी बिल डील नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर बिल को। जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट एसेंट टू बिल्स, विधेयकों पर सहमति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अब राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? तो पहला तो इसके पास पावर ये है कि एसेंट दे दे, सहमति दे दे उस पर्टिकुलर बिल को। अगर इसने सहमति दे दी तो ये बिल सीधा किसके पास चला जाएगा? किसी के पास नहीं भाई, अब ये बिल एक्ट बन जाएगा। अब कहाँ जाएगा? कुएं में थोड़ी ना चला जाएगा, अब ये एक्ट बन जाएगा ये जो बिल है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ही कैन यूज द नेगेटिव पावर, और उस नेगेटिव पावर को हम बोलते हैं वीटो पावर। नेगेटिव पावर क्यों? क्योंकि एसेंट देना एक पॉजिटिव पावर है, उसने हामी भर दी है। वीटो पावर में क्या है? उसने मना कर दिया है। अब मना भी कई तरीके से किया जाता है, जैसे तुम्हें मान लो शादी के लिए रिश्ता आता है, फिर तुम्हारा रिश्ता किसी, जैसे मान लो तुम लड़की हो, ठीक है, अब किसी लड़की को मान लो रिश्ता आया, फिर किसी लड़के को भी रिश्ता आया, ठीक है, तो सीधे अगर आप मना कर देंगे हमें पसंद नहीं है लड़की या फिर लड़का, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटली मना कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटली आपने मना कर दिया। दैट मीन एब्सोल्यूट वीटो का आपने यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्या करता है प्रेसिडेंट? सीधा मना कर देता है। प्रेसिडेंट रेफ्यूजेस टू गिव द एसेंट, रेफ्यूजेस टू गिव द एसेंट, सहमति नहीं देता है ये। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आप उसको लौटा देते हैं। किस चीज़ को? जो आपको ऑफर आया उसको आप लौटा देते हैं कि फिर से थोड़ा सा देख लो, अभी कम लग रहा है। समझ रहे ना क्या कम लग रहा है? थोड़ा सा मांग बढ़ाइए मांग हमारी ज़्यादा है, इस तरह से होती ना चीज़ें। तो वो जो मांग बढ़ाई है जिसमें आप रिटर्न करते हैं चीज़ों को, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल। प्रेसिडेंट जो है बिल को रिटर्न कर देता है, रिटर्न्स द बिल टू द हाउस। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पॉकेट वीटो, यानी कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है सामने वाली पार्टी। रिश्ता आया था, फोटो भी मंगाई थी, सब कुछ मंगा लिया, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ना समझिए। यही तो होता है कि भाई अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो आप सीधा मना नहीं कर रहे हो ताकि सामने वाले को ख़राब ना लगे, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि ना ही है,
तो पॉकेट वीटो बिल्कुल वही है, जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट रेस्पॉन्ड ही नहीं करता है, प्रेसिडेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड। तो बात ये आती है यहाँ पे, नहीं रिस्पॉन्ड करता तो अगर नहीं उसको अच्छा लग रहा है तो सीधे मना कर दे कि हम नहीं दे पाएंगे। तो ना रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये रिफ्यूज़ करेगा, मना करेगा, फिर से बिल ले आएंगे, ठीक है, फिर से वो बिल ले आएंगे, दोबारा फिर से वो ले आएंगे। जैसे मान लो कि कल को प्रेसिडेंट कोई चेंज हो गया, कल को प्रेसिडेंट कोई चेंज हो गया तो फिर से बिल ले आएंगे। पॉकेट वीटो में क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास हुआ था 1986 में। हाँ, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 1986 में ये पास हुआ था। राजीव गांधी उस समय थे प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने जब पास किया था तो उस समय हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया इस पर, क्योंकि इसका काफ़ी विरोध हो रहा था, क्योंकि इसमें एक तरह से जो सेंटर थी, केंद्र सरकार थी, वो अपने पास ज़्यादा पावर्स लेने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो बिल आज भी प्रेसिडेंट की पॉकेट में पड़ा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी जो पॉकेट है वो यूएस के प्रेसिडेंट से डीप है, गहरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट को कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस टाइम पीरियड में आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा एक बिल की तरफ। आप रख लीजिए पॉकेट में, पॉकेट मतलब वो टेक्निकल सेंस में बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब रिस्पॉन्ड ना करना, और आप मत रिस्पॉन्ड करिए जब तक आपको नहीं करना है। लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट होता है उसमें टाइम लिमिट होती है कि आपको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट की पॉकेट डीप है। अब जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक और वीटो होता है जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो होता है उसके पास, योग्य जिसको वीटो बोलते हैं। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये नहीं। इसमें होता क्या है, जैसे सस्पेंसिव वीटो में क्या किया, प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया बिल को कि भाई देखो फिर से। लेकिन अगर इस बार फिर से प्रेसिडेंट के पास आएगा ये बिल, प्रेसिडेंट को अब एसेंट देनी ही पड़ेगी। रिमेंबर दी आर्टिकल नंबर 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी कि जो भी एडवाइस मिलेगी मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा। एक बार लौटा सकता है लेकिन दूसरी बार में उसको मानना पड़ेगा। ये किस अमेंडमेंट ऐड किया था, जल्दी से बताइए। वही सेम की चीज़ यहाँ पे भी है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सस्पेंसिव वीटो है, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल, यानी धन विधेयक के केस में ये पर्टिकुलर वीटो पावर नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि सर याद करिए, आपसे ही पूछ के तो लाए थे मनी बिल, याद आया आर्टिकल नंबर 109 कि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही ये पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो वो इसीलिए प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है ताकि वो मनी बिल के पैसेज में हिंड्रेंस ना क्रिएट कर सके। क्योंकि मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मनी विथड्रॉ करना है गवर्नमेंट को और इसको पास करवाना है। अगर काम चलाना है, सरकार चलानी है, तो भाई मनी तो चाहिए ही उसके लिए। तो अगर मान लो प्रेसिडेंट उसमें अड़ंगा लगा देंगे तो फिर मनी स्टक हो जाएगा उसमें। तो इसलिए इनकी प्रायर रिकमेंडेशन से लाया जाता है और इनको सस्पेंसिव वीटो छीन लिया जाता है मनी बिल के केस में। एंड अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ेंगे ना, संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होता है, उस केस में तो कौनो वीटो नहीं होता है, समझे? कौनो वीटो नहीं होता है। अगर हम कनपुरिया भाषा में बोलें तो ना तो एब्सोल्यूट वीटो, ना सस्पेंसिव वीटो, ना ही पॉकेट वीटो। इनको एसेंट देना ही पड़ेगा। और वो 24th अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, लेकिन वो जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर है? अब क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं। ये होता है कि जैसे कि यहाँ प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा दोबारा अगर आ गया। क्वालिफाइड बोलता है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर क्वालिफाइड वीटो यूज़ कर लिया उसने, प्रेसिडेंट ने, तो हम वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा, आप जितनी बार भी चाहे भेजते रहो। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब ये बहुत और भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 112। बस आर्टिकल 112 ही इंपॉर्टेंट है, 112, 113 और 114। उसके बाद उतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। एब्सोल्यूट वीटो रिपीट कर दो। एब्सोल्यूट वीटो में अभिषेक पाटीदार ये होता है कि प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता है, सस्पेंसिव में बिल को रिटर्न कर देता है, पॉकेट में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को?
चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 112 से, एंड दैट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये है क्या? यही है बजट और कुछ नहीं। लेकिन बजट वर्ड कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट वर्ड मेंशन नहीं। इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। जैसे कि आप बैंक का स्टेटमेंट निकालते हो तो उसमें क्या होता है? कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, यही तो होता है ना। तो वही यहाँ पे भी है। टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो ये लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in with respect to every financial year shall cause to be laid before both the houses of parliament a statement of parliament, a statement of estimated receipts and expenditure, यानी कि राष्ट्रपति दोनों हाउसेस के समक्ष एक स्टेटमेंट रखेगा। ठीक है। एवरी फाइनेंशियल ईयर मैंने कल बताया था स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। पूरा रखेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना गवर्नमेंट ने पैसा कमाया और कितना गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया। दैट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेसीट का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि रेसीट्स यानी कि जो इनकम है वो 2 तरह का होता है, रेवेन्यू रेसीट और कैपिटल रेसीट। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो हम जब पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ले करता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि कौन, मतलब टेक्निकलिटी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन ले करता है बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। क्लियर है यहाँ तक कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? और ये ध्यान रखना कि इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो आपका है ना एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर है ये क्लियरली डिस्टिंग्विश करे क्या? 2 चीज़ें ये हैं कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये CFI का मतलब है भारत की संचित निधि, अनुच्छेद नंबर 266 में है ये। इसी में सब टैक्स वैक्स का पैसा आता है गवर्नमेंट का, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। और दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, इस पे CGL आई थिंक 2022 या फिर 23 में क्वेश्चन आ चुका है। इसको बोलते हैं भरित, चार्ज ऑन, तो इसको बोलेंगे भरित व्यय की पूर्ति के लिए जो अपेक्षित राशि है, और ये बोलेंगे कि मतलब जो अन्य राशि है। ठीक है। यानी कि भरत, क्या बोलेंगे इसको, संचित निधि के लिए किए जाने वाले अन्य व्यय की जो पूर्ति है उसको बोलेंगे मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तब इन दोनों में अंतर क्या है और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग स्पेसिफाई करे? क्योंकि ये वाला जो चीज़ है यहाँ से लोगों की सैलरी निकलती है, पेंशन निकलती है। किसकी सैलरी और किसकी पेंशन निकलती है? जो हमारे जजेस हो गए, जो हमारा कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, जो हमारा देश का राष्ट्रपति हो गया, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति हो गया, इन सब की सैलरी निकलती है यहाँ से। और यहाँ से क्या निकलता है? इसके सैलरी के अलावा सारी चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट को स्कीम, कोई खर्चा चाहिए, कोई गवर्नमेंट को स्कीम रन करनी है और भी कुछ करना है, वो सारी चीज़ें मेड फ्रॉम, या फिर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी देनी है। अब सैलरी का मतलब ये नहीं है कि सबकी सैलरी, वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, संवैधानिक पोजीशंस हैं, जिनको वो, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें। अब जैसे कल को मोदी जी का मन आया कि ज़्यादा ही जज उछल रहा था, हमारे खिलाफ डिसीजन दिया था, अभी तो आर्टिकल 370 के पक्ष में दिया, मान लो विपक्ष में दिया, विपक्ष में देते तो क्या करते, बड़े उछल रहे हैं इनकी जजेस, मतलब इनकी जजेस की सैलरी कम करने की। जैसे कि हमने पढ़ा था ना गोलकनाथ केस, फिर केशवानंदा भारती केस, किस तरह से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, तो ये लोग कम कर देते, ये लोग कम कर देते जजेस की सैलरी। तो इसलिए ताकि इंडिपेंडेंट रहें जजेस, उस तरह से फंक्शन करें, और कैग और ये सभी लोग, तो इनकी सैलरी यहाँ से निकाली जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि अभी हम देखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि इस पर वोटिंग नहीं होती है। ठीक है। वोटिंग सिर्फ इसी पे होती है। तो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा निकलेगा जो इसके अलावा होगा, सैलरी के अलावा सारी चीज़ें, जैसे किसी कोई गवर्नमेंट स्कीम रन करनी है, वो सारी चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 113, एंड दैट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। प्रोसीजर,
किस तरह से बजट पास होता है। तो ध्यान रखना, बजट को सबसे पहले तो प्रेजेंट किया जाता है, वो हमने देखा आर्टिकल 112 में कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। देन उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। एक तरह से प्रेसिडेंट वो स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन बजट देन आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जैसे निर्मला सीतारमन अभी, तो वो प्रेजेंट करेंगे, देन डिस्कशन होगा उस पर। देन उसके बाद स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी का मतलब है जांच होगी। कौन करेगा? जो कमिटीज़ होती हैं, समिति, वो जांच करेंगे कि भाई सही है जो इन्होंने बात बताई है, फिर नहीं, वो सारी स्क्रूटनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी वोटिंग, ठीक है। उसके बाद होगा आपका एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, एंड देन लास्ट में एक फाइनेंशियल बिल पास होगा, ठीक है, वित्तीय विधेयक पास होगा। तो ये पीडीएस का क्या ऐसे याद कर सकते हैं, पीडीएस एक स्कीम होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, और यहाँ पे वैफ करके याद कर सकते हैं, पीडीएस वैफ, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट किया था। ये आपको ऑर्डर याद करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के एक्सपेंडिचर बताए थे, चार्ज और मेड फ्रॉम। ध्यान रखना, दोनों जो चीज़ें हैं, डिस्कशन जो वाला पार्ट है, डिस्कशन बोथ हाउसेस में हो सकता है। दोनों हाउसेस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में डिस्कशन हो सकता है, दोनों हाउसेस डिस्कस कर सकते हैं बजट को, लेकिन बट वोटिंग सिर्फ अलाउड है, वोटिंग ओनली अलाउड इन लोकसभा, ओनली अलाउड इन लोकसभा। सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग हो सकती है बजट को लेके, एंड दैट टू कौन से कंपोनेंट में? चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले पे वोटिंग नहीं हो सकती है। तो किस पे होगी? मेड फ्रॉम। तो इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो मेड फ्रॉम वाला है, ठीक है, मेड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पे वोटिंग होगी। ये वाला जो पार्ट है चार्ज्ड ऑन सीएफआई, नो वोटिंग इज अलाउड। पहली बात तो वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है, और वो भी सिर्फ इस वाले एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में हो सकती है, इसमें नहीं, क्योंकि ये आपको फिक्स्ड रखना है। नो वोटिंग इज अलाउड। और क्यों अलाउड नहीं, मैं आपको बता दिया, ताकि ये लोग इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में, क्लियर। एंड इसमें यह भी लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में कि नो डिमांड फॉर ग्रांट, नो डिमांड फॉर ग्रांट shall be made except on the recommendation of president, except on the recommendation of president। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई एग्जैक्टली वो वर्डिंग्स में बता रहा हूँ, सो दैट अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट डैश, मतलब एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट। ये है क्या वो भी मैं समझा देता हूँ। ये एक तरह का मनी बिल ही तो है, और मनी बिल में हमने क्या देखा था कि प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड है प्रेसिडेंट की, अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है तो ये भी अगर इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। क्यों? अब ये डिमांड और ग्रांट होता क्या है? तो ग्रांट अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डिमांड हो गई कि कोई मिनिस्ट्री है, जैसे कि मान लेते हैं गडकरी जी की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, और गडकरी जी ने बोला कि हमें रोड और ये सब नेशनल हाईवेज़ के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में चाहिए 100 करोड़ रुपया, ठीक है, 100 करोड़ इन्होंने मांग लिया कि 100 करोड़ का हमें पैसा चाहिए, ठीक। अब इस पर क्या होगी? इस पर वोटिंग होगी लोकसभा पे। जब वोटिंग होगी और जब वोटिंग हो जाएगी, एग्री हो जाएगा लोकसभा कि हाँ ठीक है, वो जो डिमांड है वो बन जाएगी अब ग्रांट, एक तरह से कि हमने ग्रांट कर दिया, आपको दे दिया इतना पैसा। तो कोई भी जो डिमांड होगी फॉर ग्रांट वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से उसको किया जाएगा, ताकि प्रेसिडेंट उसमें कुछ बीच में अड़चन ना डाल सके। तो डिमांड और ग्रांट आई होप आप समझ गए कि डिमांड कोई भी हर मिनिस्ट्री करती है, हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, उस पर वोटिंग होती है। और कहाँ पे होती है? लोकसभा में होती है। और किस पार्ट में होती है? मेड फ्रॉम वाले में होती है। और जब वो अप्रूव कर देगा देन वो ग्रांट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रूव ना करे तो, और अप्रूव अगर नहीं करेगा ना तो देन होता है टोकन कट, या फिर हम बोल सकते हैं कट मोशन पास होते हैं, ठीक है, कट मोशन पास होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, लोकसभा ने अगर अप्रूव कर दिया, जैसे कि दो चीज़ें हो रही थी, प्रेसिडेंट अगर बिल में सहमति दे रहा था तो एसेंट मिल गई, नहीं तो वीटो पावर यूज़ कर रहा था। उसी तरह ही जब लोकसभा में ये लोग डिमांड रखते हैं, गडकरी जी ने डिमांड रखी, स्मृति ईरानी ने डिमांड रखी, सब ने अपनी डिमांड रखी कि हमें इतना, राजनाथ सिंह ने बोला कि डिफेंस में हमें इतना पैसा चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जितना मनाया टैक्स वैक्स का पैसा सब जो सीएफआई में आता, जितना मनाया उतना निकाल लिया। हाउस की परमिशन लेनी होती है आपको, और अगर हाउस परमिशन ना देना चाहे तो क्या करेगा? वो कट मोशन पास करेगा। 3 तरह के होते हैं, एक पॉलिसी कट मोशन होता है, दूसरा इकोनॉमी कट मोशन होता है, वैसे इन डिटेल में तो पूछेगा नहीं बट कट मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोकन कट होता है। तो पॉलिसी कट में क्या होता है
कि जो पार्लियामेंट, जो एक तरह से लोकसभा है, वो डिमांड को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस्ड ₹2 बोलेगा। इन्होंने बोला 100 करोड़, तो वो बोलेगा लोकसभा हम तुमको ₹1 देंगे। हैं, ₹1? वो बेइज्जती कर रहा है एक तरह से। इकोनॉमी कट में रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड बाई अ स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे कि स्पेसिफिक अमाउंट 100 करोड़ बोला, नहीं 80 करोड़ ही देंगे या फिर 90 करोड़ ही देंगे, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। टोकन कट रिड्यूस्ड बाई ₹100, रिड्यूस्ड बाई ₹100। 100 करोड़ मांगा है, 100 रुपये नहीं देंगे, उसके अलावा जितना है 100 रुपये हम नहीं देंगे, बाकी पूरा दे देंगे। अगेन थोड़ा सा अजीब टाइप साउंड हो रहा होगा। ये गवर्नमेंट की बेइज्जती करने के तरीके होते हैं। और अगर ये पास हो गया ना, दैट मीन कि आपका बजट नहीं पास हुआ। क्यों? बजट में आपने डिमांड करी, उसको तो मंजूरी मिली ही नहीं, मंजूरी नहीं मिली और कट मोशन पास कर दिए। कौन पास करेगा? विपक्ष करेगा। विपक्ष ने अगर ये पास कर दिया तो याद करिए क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास लोकसभा में, लोअर हाउस में नंबर नहीं है, यानी कि क्योंकि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, तो अगर उनके पास नंबर नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तभी तो बिल को नहीं पास करवा पाए और तभी तो कट मोशन पास हो गए। नहीं तो गवर्नमेंट तो इस पे वोटिंग करेगी ही नहीं। कौन करेगा कट मोशन पे वोटिंग? विपक्ष करेगा। और इसका मतलब है कि अब विपक्ष जो है तैयार हो जाएगा बेल्ट वेल्ट कस के कि अब इनके खिलाफ लाओ जरा नो कॉन्फिडेंस मोशन और सरकार को गिरा दो इनकी। समझिए, ठीक। 114 टॉक्स अबाउट अप्रोप्रिएशन बिल। जब डिमांड फॉर ग्रांट, ये यूजुअली बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि जैसे अभी है हमारी जो सरकार है, जैसे एनडीए बीजेपी, एक तरह से बहुमत में, कोई चांस ही नहीं कि कट मोशन पास हो जाए और बजट ना पास हो, ठीक है, तो यूजुअली पास हो जाता है। अब डिमांड करी थी, ग्रांट हो गई, लेकिन अगर पैसा आपको निकालना है ना, अब तो उस निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए अप्रूव तो हो गई डिमांड, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, विनियोग विधेयक पास करना होता है। इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर, और इस पर वोटिंग अलाउड नहीं है, वोटिंग जो होनी थी हो गई पहले, खत्म वोटिंग, अब वोटिंग कुछ नहीं होगी, नो वोटिंग इज अलाउड। आपने डिमांड को अप्रूव कर दिया तभी वो ग्रांट बनी है, तो अब नो वोटिंग अलाउड एन अप्रोप्रिएशन बिल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि पैसा निकालना है, जो ग्रांट एक तरह से अप्रूव करी है हाउस ऑफ पीपल ने, लोकसभा ने, उसको पैसे को निकालना है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। होता है क्या है कई बार कि भाई जैसे नितिन गडकरी ने बोला कि 100 करोड़ रुपए चाहिए हमको, फिर इनको लगा 100 करोड़ में बनेगी नहीं बात, ठीक है। अभी खर्च वर्च ज़्यादा नहीं हुए, 10 करोड़, लेकिन इनको लगा जिस हिसाब से कि हमारे तो और ज़्यादा है, कि यहाँ पे भी रोड, यहाँ पे भी हाईवे, ये सब भी बनवाना है, ठीक है। अब बड़ा मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ पे भी गया वाला भी बनाना पड़ेगा हम ही को लगता है जाके, ठीक है। तो 100 करोड़ में बात बनेगी नहीं, तो इन्होंने बोला कि हमें थोड़ा और पैसा चाहिए। तो यानी कि ग्रांट अप्रूव होने के बाद अगेन आप कुछ और मांग रहे हैं, एक्सेस मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट। नितिन गडकरी, या फिर मान लो कि नितिन गडकरी छोड़ो, कि कोई एक ऐसी चीज़ आ गई जिसके बारे में लिखा नहीं हुआ था हमारे बजट में, एडिशनल सर्विस, जैसे कि कोविड के टाइम पे, जैसे 2019 में जो बजट आया होगा, तो उसमें क्या कोविड का मेंशन होगा? क्योंकि किसको पता था कोविड इतना भयानक हो जाएगा, ठीक है। तो एक नई सर्विस आ गई, तो उसको लेके अगर पैसा लेना है तो आपको एडिशनल ग्रांट लेनी पड़ेगी, अगेन हाउस में वोटिंग होगी। एक्सेस ग्रांट मतलब 100 करोड़ लिया था, वो खर्चा हो गया। सप्लीमेंट्री में क्या होता, खर्चा नहीं हुआ था, अभी लग रहा था कि और नीडेड होगा। एक्सेस में क्या, खर्चा हो गया है तो और लाओ पैसा। तो समझिए ना, ग्रांट, एक्सेस, ये सब हैं क्या, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज कभी इस तरह से क्वेश्चन बना नहीं है, बन जाएगा तो आपको एटलीस्ट माइंड में है तो, ठीक है। देन आते हैं 116 पे, दैट टॉक्स अबाउट वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। ये वोट ऑन अकाउंट तो अब लगता नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था कि मतलब बजट जो है ना बहुत लेट से इंट्रोड्यूस किया जाता था, और लेट इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता था कि जब तक हाउस अप्रूव करता था ना, तब तक इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता था। हमें पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, खर्चे गवर्नमेंट के चालू हो जाते थे। तो भाई जो थोड़ा सा टाइम पीरियड होता था 15 अप्रैल या फिर 1 महीने के लिए ताकि खर्चा चलता रहे, उसके लिए वोट एंड अकाउंट एक तरह से पास किया जाता था कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि 1 महीना खर्चा चला लें, तब तक तुम पास कर देना लोकसभा से। लेकिन फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई और उसने किया अच्छा काम किया कि उसने बोला कि क्या है भाई लेट प्रेजेंट करते हो, पहले ही कर दो उसको, ताकि अप्रैल तक खींचा ही ना, काहे कोई फालतू में चीज़ रखे हो। तो वो चीज़ हुआ था। एक्सेप्शनल ग्रांट का मतलब ये है कि कोई एक्सेप्शनल चीज़ के लिए अगर आपको पैसा लेना है, ग्रांट लेना है, ठीक है, अनुमोदन लेना है, तो आप हाउस से ले सकते हो। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 117 अगेन नॉट दैट मच तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। फाइनेंशियल बिल, ये है वित्तीय विधेयक। ये वित्तीय विधेयक क्या होते हैं? ये मनी बिल के बड़े भाई है, या फिर मनी बिल का बाप है ये, समझे। यानी कि अगर ये मनी बिल है तो ये फाइनेंशियल बिल है। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने तो पूछा है, एसएससी ने तो नहीं पूछा है, कि इस तरह से ऑल
ठीक है, ये जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ये ट्रू है, ठीक है, कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि वाइसे वर्सा का मतलब है उल्टा इसका सच नहीं होगा, यानी कि सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि मनी बिल तो फाइनेंशियल बिल के अंडर में आ रहा है, तो सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होंगे, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल तो हो नहीं सकते हैं। तो फाइनेंशियल बिल हैं क्या और क्यों अलग है मनी बिल से? ही है तो मनी बिल में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं आर्टिकल 110 में जो हमने चीज़ें देखी थी थोड़ी सी, और वैसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसके अलावा भी अगर कोई मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन से एसोसिएटेड है, अब तुम पूछोगे मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन क्या, हम नहीं बताएंगे उसको, क्योंकि ज़रूरी है ही नहीं वो, क्योंकि उसको समझाने के लिए फिर हमें तुम्हें जनरल लेजिस्लेशन समझाना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कोई एक्स्ट्रा चीज़ है थोड़ी सी मनी बिल के अलावा, वो अगर आ जाती है तो उसको फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। और इसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, और इसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। वैसे फाइनेंशियल बिल आर्टिकल नंबर 117 में 2 तरह के होते हैं, वो मैं जब सीडीएस के लिए पढ़ाता हूँ तो वहाँ पढ़ाता हूँ। तो क्या सर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा फीस लेंगे क्या? हाँ तो वो एक्स्ट्रा फीस वाली बात नहीं, क्योंकि आपके नीडेड ही नहीं है। अभी तक उसने फाइनेंशियल बिल में यही नहीं पूछा कि लोकसभा और प्रेसिडेंट वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई है या फिर ये वाली चीज़ बताई है, तो पहले तो वो ये चीज़ पूछेगा, देन हो सकता है इसमें वो घुसे 117 सब क्लॉज 1 और 117 सब क्लॉज 2, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभिजीत की तरह माथा पकड़ लेंगे अपना, तो वो मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। तो इसीलिए बस इतना सिंपल रखें उसको, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया उतना इनफ है। देन आते हैं 118 पे, दैट टॉक्स अबाउट रूल्स ऑफ प्रोसीजर। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं, एक बार पहले कन्फर्म कर दो, तब तक चलो मैं इसको बता देता हूँ, तब तक आप पूछ लेना। इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट है ना, अपने खुद के रूल्स बनाएगा, माई लाइफ माई रूल्स, माई पार्लियामेंट माई रूल्स, ठीक है, पार्लियामेंट खुद के रूल्स बनाएगा। किसी ने अगर कागज़ फेंका तो क्या करेंगे, किसी ने गाली गलौज की तो क्या करेंगे, किसी ने अगर एब्सेंट हुआ तो क्या करेंगे, वो सब वो क्लास की पार्लियामेंट वाली जो क्लास है उसके अंदर की बात है। तो वो लोग अपने खुद के रूल्स एंड प्रोसीजर बनाएंगे, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है। और हर हाउस अपने अलग से बना सकता है, लोकसभा अपने अलग, राज्यसभा अपने अलग। ये क्या आर्टिकल रखने की ज़रूरत है? नहीं। मनी बिल का आर्टिकल हो गया, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल हो गया, ठीक है, अप्रोप्रिएशन का थोड़े हद तक हो गया, ये आप नहीं बोल सकते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि बजट तो वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, ये आर्टिकल रटे होने चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर वाला इस पर ये ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वोट एंड अकाउंट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन आते हैं 119 में, ये क्या है, रेगुलेशन बाई लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। तो अगर ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, अगर कोई जैसे फाइनेंशियल बिजनेस उनको करना है, ठीक है, उनको जो फाइनेंशियल रिलेशंस मैनेज करने उसके लिए भी वो खुद का प्रोसीजर इस तरह से बना सकते हैं। 120 ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एंड दैट इज लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है कि संसद में ईदर इंग्लिश, ठीक है, ईदर हिंदी और इंग्लिश यूज हो सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली इस चीज़ को लिखा कि जो और इंग्लिश ये चीज़ है इसको 15 साल के बाद हटा देना, 15 ईयर्स के बाद हटा देना। लेकिन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए और इसको कॉन्टिन्यू रखा गया, आज भी ये चल रहा है, यानी कि आज भी और इंग्लिश वाला टर्म वहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। एंड दैट मीन कि इंग्लिश में भी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है पार्लियामेंट में, सिर्फ हिंदी ही नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला था, 15 साल के बाद हटा देना इसको। 121 रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशंस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जजेस को लेके कुछ डिस्कस नहीं हो सकता, एज सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट को जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, ठीक है, कि सर ये मतलब लोकसभा स्पीकर को सर बोलते हैं ना, तो सर ये हमें ये कल सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कल वहाँ पे समोसा खा रहे थे, हमने देखा था, ये कैसे खा सकते हैं वहाँ पे, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, अब ये तो मैं इसे हंसी के लिए बोल रहा हूँ, हंसी मजाक के लिए, लेकिन एक्चुअल में जैसे वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 पे वर्डिक्ट आया या फिर कुछ भी वो वर्डिक्ट देते हैं, कुछ भी वो चीज़ करते हैं, तो उसको लेके डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में इस तरह से कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। और 122 जो है ना, एकदम इसी से एसोसिएटेड है। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जजेस को लेकर कुछ डिस्कस नहीं हो सकता, उसी तरह यहाँ ये लिखा है कि कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट को लेकर कुछ डिस्कस नहीं हो सकता। दोनों लोगों को बोल दिया है, हम दोनों लोग एक दूसरे का कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, तुम हमारा ना मत करना, हम तुम्हारा नहीं करेंगे, इस तरह से। क्लियर? क्लियर आता है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब आखिरी आर्टिकल जो आज का हमारा है, इसके बाद सेशन हमारा खत्म है दोस्त, थोड़ी सी कुछ चीज़ें और होंगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक एक बार बता दो किसी कोई डाउट तो नहीं है।
CDS परमार ऑफिसर्स पे पढ़ाते हैं गुरुजी। याद कैसे होगा इतना सारा? याद करने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे और फिर याद करना होगा। जैसे ही याद करोगे याद हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं? ठीक है, 123 पे आते हैं। आर्टिकल 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस यूजिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है। अभी है क्या? ये है एक टेम्पररी लॉ मेकिंग डिवाइस। टेम्पररी लॉ मेकिंग डिवाइस यूज्ड बाय प्रेसिडेंट टू मेक द लॉ। कानून कैसे बनता है? लोकसभा से पास होगा बिल, राज्यसभा से पास होगा बिल, प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल, ये सहमति देंगे, बधाई हो, बिल एक्ट बन गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लोकसभा सेशन में नहीं है, 3 ही तो सेशन होते हैं, या फिर राज्यसभा सेशन में नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों का होना अनिवार्य है तभी तो बिल पास हो सकता है। अगर दोनों में से एक नहीं है, फिर दोनों ही नहीं है, देन उस केस में प्रेसिडेंट की आंखें चमकेंगी और कहेंगे अब मेरे पास मैं अपनी शक्तियों का, खोई हुई शक्तियों का मैं यूज़ करूंगा। इनकी शक्ति ये है कि अगर दोनों या फिर उनमें से एक कोई सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 का यूज़ करके कोई लॉ क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल। ये लॉ जो है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में आएंगे तो इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सही है। वैसे तो इससे मतलब ठीक है, वो देखेंगे। उन्होंने अगर पास कर दिया ठीक है, वो कंटिन्यू होता रहेगा परमानेंटली। लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ख़त्म हो जाएगा वहीं पे बिल। या फिर उन्होंने असेंबली के बाद, यानी कि वो लोग सत्र में आ गए हैं, उसके बाद 6 हफ्ते तक अगर वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं उसको लेके, वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर प्रेसिडेंट उनके आने से पहले ही फिर बीच में कभी खुद विथड्रॉ कर लेता है तो भी ख़त्म हो जाएगा। कभी अगर पूछ लिया, अभी तक तो पूछा नहीं है, कि एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 महीने और 6 हफ्ते। 6 महीने प्लस 6 हफ्ते। कैसे मैक्सिमम लाइफ? कब? अगर अप्रूव ना किया पार्लियामेंट ने, तब अप्रूव कर दिया तो फिर तो जब तक चलता रहे तब तक चलता रहेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जब तक चलता रहे। लेकिन अगर अप्रूव ना किया, रिस्पॉन्ड ना किया, तब ये है। क्यों? कैसे? बिकॉज हमें पता है कि 2 सेशन के बीच में का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम जो गैप है 2 सेशंस के बीच का वो 6 महीने, जो रेसेस का टाइम हम बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ फिर हमने क्या पढ़ा? 6 हफ्ते तक अगर रिस्पॉन्ड वो नहीं करते हैं तो 6 हफ्ते तक वो रहेगा वो बिल्कुल 6 हफ्ते तक उनकी रीअसेंबली के बाद। लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैक्सिमम लाइफ है वो 6 महीने प्लस 6 वीक्स है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो इसको। ठीक है, अगर ना समझ में आया। और अगर फिर भी याद रखना है तो रट्टा मारो जिंदाबाद, और नहीं तो फिर बैक करके इसको देख लो। ठीक। तो अगर हम बात करें, आर्टिकल 123 क्लियर हो गया। इसी तरह जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसको भी ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 213। आपने क्या करना है? 1, 2, 3 में 1 और 2 को रिवर्स कर देना है। भाई 1, 2, 3 तो कितना आसान है। 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस, 1, 2, 3 गो, प्रेसिडेंट क्या करेगा? बिल बना देगा। बिल को मतलब एक एक्ट बना देगा, एक लॉ क्रिएट कर देगा। 1, 2, 3 गो, इस तरह से याद कर लो। और 1, 2 को आपको रिवर्स कर देना है, गवर्नर 1, 2, 3 कर देगा। यानी कि गवर्नर ऑर्डिनेंस क्रिएट कर देगा। और किस मैटर में करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी 7th शेड्यूल में जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसको लेके लॉ बना सकता है। गवर्नर उस चीज़ को लेके लॉ बना सकता है जिस चीज़ के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर किस चीज़ के लिए बना सकता है? जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, इन चीज़ को लेके। प्रेसिडेंट किस चीज़ को लेकर बना सकता है? जो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं। ठीक, क्लियर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ऑर्डिनेंस, मतलब पूछूं क्या, एक चीज़ ध्यान रखना कि केस हुआ था डीसी वाधवा केस, जैसे कि क्योटो होलोवान वर्सेस जिचिलो केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं है। उसी तरह डीसी वाधवा केस हुआ था जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ज़्यादा ऑर्डिनेंस मत खेलो, क्योंकि बिहार के गवर्नर थे ना, जाने भयंकर जाने कितने सारे ऑर्डिनेंस ले आए। वो क्या करेंगे, मतलब हाउस को उन्होंने क्या कर दिया? प्रोरोग कर दिया। प्रोरोग कल बताए थे, 17 आसान कर दिया कि भाई भाग जाओ यहाँ से तुम लोग। और जब किस लिए भगाया? जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कभी अपने मम्मी पापा को कि मम्मी यहाँ पे घूमाओ, या फिर पापा यहाँ पे चले जाओ, इस तरह से, तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है ना, घर से भगाने का, सो दैट घर में आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकें। उसी तरह ही ये जो हमारा गवर्नर होता है, इसने क्या किया, जो या फिर प्रेसिडेंट कई बार होता है कि प्रोरोग कर देता है जानबूझ के। ये बिहार के गवर्नर ने बहुत किया था। तो इसलिए डीसी वाधवा केस में ये बोला हाई कोर्ट ने कि ज़्यादा ये मतलब ऑर्डिनेंस लाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, डीसी वाधवा केस।
यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। लेकिन अब हम देखेंगे क्या, पार्लियामेंट नहीं बल्कि स्टेट का लेजिस्लेचर। ये आपका जिस तरह हम लोगों ने देखा था ना, चैप्टर 1 हमने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो इसमें भी मैक्सिमम 5-6 मिनट लगेंगे, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि यहाँ से आपका पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा, भाग नंबर 6। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है। ये हरकत करी तो होगी सबने, क्यों? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने घर से बोल दिया कि जाओ, क्यों चले जाओ? कि भाई आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना होता है, ठीक है? तो आपको मतलब आप इतने दरिया दिल इंसान है कि हमारे मतलब पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए आप बोल देते हैं कि घर से बाहर चले जाओ, सो दैट आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ सकें, ठीक है? इसलिए आप करते हैं। जैसे छोटे में आप क्यों करते थे? क्योंकि आपको कुछ खाना होता था जो किचन में फ्रिज में रखा होता था, आप खा नहीं पाते थे, इसलिए करते होंगे। अब बाकी आपकी सोच, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस नहीं, थोड़ा सा स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट क्या होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, है ना? तो ये हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं होंगे, यहाँ पे कौन होंगे? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, राज्यपाल। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जो कि अगेन क्या होगा? लोअर हाउस होगा। बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़े से अंतर हैं, उस पर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या याद करना है, लेकिन कुछ अंतर नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और फिर विधान परिषद। और गवर्नर की अगर बात करें, इसको बोलते हैं राज्यपाल हिंदी में। अब ध्यान हमें ये रखना है कि लोक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये सारे राज्यों में है। कौन से पार्ट की बात करें? पार्ट 6। पार्ट 5 में यूनियन है और पार्ट 6 में स्टेट के बारे में दिया हुआ है। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, जो यहाँ पे अपर हाउस होगा, जैसे वहाँ पे हमने देखा था लोकसभा लोअर हाउस था, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होगी। जिस तरह वहाँ राज्यसभा अपर हाउस था, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे उच्च सदन होगा, यानी कि अपर हाउस होगा। यही तो होता है। तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो सारे स्टेट्स में है, ऑल स्टेट्स, सभी भारतीय राज्यों में, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, 2 यूटीज़ में है। कौन से? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है? राज्यसभा में, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है? और हमारे देश में सिर्फ, चलो तो मैं बाद में बताऊंगा, एक ही हमारा यूटी है जहाँ पे हाई कोर्ट है, वो दिल्ली है। तो 2 यूटीज़ में है, लेकिन हमें पता है कि साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में भी उसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी, तो उसके बाद 3 हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, गौर में रखना कि भाई 3 यूटीज़ हो जाएंगी साल के अंत तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो पहली बात ये किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, और राज्यों की बात करें तो सिर्फ ओनली 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो खुशकिस्मत लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे है वो कौन से 6 राज्य हैं? वो हैं कबूतर उड़ाने वाले 6 राज्य। तो इसको आप याद कर सकते हैं कबूतम से, या फिर जैसे भी आपको याद करना है, तो कबूतम से भी आप याद कर सकते हैं। एक तो है के से यहाँ पे कर्नाटका, ए से है आपका आंध्रा, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, बी से है बिहार, यू से है उत्तर प्रदेश, टी से है तेलंगाना, यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना है तमिलनाडु नहीं है, और एम से है महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और जहाँ पे लेजिस्लेटिव तो सारे स्टेट में है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है उसको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो अगर मान लो कि कोई स्टेट है, मान लो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इनके पास नहीं है, इनको चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने का पावर, उसको एबॉलिश करने का पावर, यानी कि उसको देने का पावर, उसको मिटाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, देश की संसद के पास है, देश की पार्लियामेंट के पास है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो चाहे अबॉलिश करना हो, ठीक है? और एक चीज़ मुझे याद दिलाना कि मुझे आपको ये पढ़ाना है कि किन किन केसेस में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है? 2-3 सिनेरियोज होते हैं हमारे। तो पार्लियामेंट ही क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है। कोई जो स्टेट है, जैसे पिछले साल अभी वेस्ट बंगाल ने ये बोला था कि प्लीज़ हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो, उसने गुजारिश करी थी। पार्लियामेंट अगर मानेगा ना माने उसके ऊपर है, क्योंकि क्रिएट या अबॉलिश करने का काम उसी के हाथ में है।
और पार्लियामेंट इस काम को साधारण बहुमत से कर देता है, सिंपल मेजोरिटी नहीं, उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है इसको क्रिएट अबॉलिश करना। और ये स्टेट लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये तो कर ही नहीं सकती है। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि हाँ इनको ज़रूरत है उस चीज़ की, काम ज़्यादा हो रहा है, ये बड़े स्टेट हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट या जनसंख्या ज़्यादा है, तो क्रिएट या कर देगा। और अगर लगा कि अब काम ख़त्म हो गया, नहीं चाहिए, तो अबॉलिश कर देगा। क्लियर? इसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना, एक्चुअल स्ट्रेंथ वो भी डिटरमाइन करने का काम पार्लियामेंट का ही है। एक्चुअल में स्ट्रेंथ कितनी होगी, रफली अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग होंगे, वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करती है। एंड दैट इज शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि मान लो कि कोई राज्य का विधानसभा है, वहाँ पे 300 लोग हैं, तो यानी कि वहाँ की विधान परिषद में 100 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वहाँ की। सॉरी फॉर द ब्रेक। ठीक है, तो शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बट एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करेगा, वो पार्लियामेंट करेगा। और मिनिमम स्ट्रेंथ भी यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पूछेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं चलो लिखवा देता हूँ, मिनिमम अगर पूछ ले तो 40 होती है। ठीक है, मिनिमम 40। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करेगा, मैं बार बार एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, यानी कि कितने होंगे एक्चुअल में, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और पार्लियामेंट ने फिर अगेन यहाँ पे बोला कि जो 1/3 मेंबर्स हैं, 1/3 सदस्य, उनको जो राज्य की विधानसभा है वो चुन के भेजेगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 तो ये चुन के भेजेंगे। 1/3 जो हैं ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत के लोग नहीं, नगर पालिका के, तो जो लोकल बॉडीज़ के जो लोग हैं वो चुन के भेजेंगे। 1/12 जो लोग हैं वो जो ग्रेजुएट्स हैं, एटलीस्ट 3 साल के जो ग्रेजुएट्स हैं वो चुन के भेजेंगे। 1/12 जो हैं जो टीचर्स हैं, एटलीस्ट 3 साल उन्होंने टीचिंग वगैरह की हो, वो चुन के भेजेंगे। और बचे कितने, तो आपने मैथ से पढ़ा होगा, परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% होती है, दैट इज़ 1 होती है। इन सबको जोड़िए कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। और ये 1/6 जो है, दीज आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, इनको गवर्नर जो राज्यपाल वहाँ का नामित करता है। ठीक है, 1/6 को। और किन फील्ड में करता है, याद करिए, प्रेसिडेंट किस फील्ड में राज्यसभा में नॉमिनेशन कर रहा था, लिसैस में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। बस इसमें एक चीज़ और बढ़ा दीजिए, एंड दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समिति, इसमें बस वो कर देता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात कर लें, विधानसभा जो कि लोअर हाउस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 500 सदस्य मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स तो होने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, लोकसभा में मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है, लोकसभा में कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 500 और यहाँ पे मिनिमम 60 मेंबर होना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शनल भी है हमारे, जैसे अरुणाचल, सिक्किम, गोवा में 30 भी हो सकते हैं, मिजोरम में 40 भी हो सकते हैं, नागालैंड में 46, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखिए। ठीक है, अगर आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? और अगर लोकसभा में बात करें, जो मतलब यूनियन का लोअर हाउस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 550 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम कुछ नहीं है, 55 अगर किसी ने बोला है तो सर वो कोरम है, कितने लोग होने चाहिए। अगर हाउस की मीटिंग रखनी, प्रोसीडिंग कैरी ऑन करनी, नहीं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस को एडजर्न कर देगा, वो कोरम है। और 15% की रही बात, 15% वो हमने देखा था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 15% ऑफ लोअर हाउस, दैट इज़ लोकसभा। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बेहद ही इम्पॉर्टेंट और मैं बोल सकता हूँ कि बेहद ही आसान है। अब सिर्फ मैं एक लाइन ख़त्म करके, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को उसकी औकात दिखा दूंगा है ना, आजकल काफ़ी चल रहा है ना, औकात दिखा दूंगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ औकात किस तरह से। अगर आपको याद हैं आर्टिकल्स पार्लियामेंट के, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, आर्टिकल नंबर 79 क्या बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन, यही बोलता है ना। अगर मैं इसमें 89 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 168। ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, खत्म। यही ऐड करने के लिए तो बोला था वहाँ पे भी हमने, पहले भी आपको यही तो बोला था, 89 ही ऐड करने के लिए बोला था ना आपको, वैसे यहाँ पे भी है। ये काम आपको कहाँ तक करते जाना है, अनुच्छेद नंबर 111 तक करते जाना है। ठीक है, फिर जब आप 112 से बढ़ेंगे तो उसमें बस 90 जोड़ दीजिएगा, कंटेम्प्रेरी आपको आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ
धन विधेयक मनी बिल किस आर्टिकल में होगा? स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, राज्य विधानमंडल। तो आपको पता है कि मनी बिल यूनियन में 110 है, यानी कि 112 से पहले की बात हो रही है। 89 जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा? 199 आर्टिकल में दिया होगा। एक्सेप्शन बस एक अपवाद है, अनुच्छेद नंबर 82, क्योंकि ध्यान रखना ये डीलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग की बात करता है। ये यूनियन और स्टेट के लिए अलग अलग नहीं बैठता है, कॉमन ही होता है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन स्टेट में नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? और यहाँ पे कुछ चेंज, मतलब एक दो एक्स्ट्रा और चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जैसे कि किस तरह से पास होता है। जैसे मनी बिल की अगर मैं बात करूँ, धन विधेयक की, ठीक है, मनी बिल की अगर मैं बात करूँ स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वैसे ही पूरा प्रोसीजर होता है जैसे सेंटर में होता है। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखिए सारे राज्यों में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, तो अगर नहीं है तो सीधे गवर्नर के पास जाएगा, राज्यपाल के पास। अगर है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर भी है, तो यहाँ से पास होगा, और वह सेम बिल्कुल राज्यसभा से अपडेट कर सकता है। यानी सिर्फ 14 दिन तक ये होल्ड कर सकता है और रिकमेंडेशन बस दे सकता है, और गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास इस केस में भी सस्पेंसिव वीटो नहीं होगा, यानी बिल को वो लौटा नहीं सकता है, नहीं होगा, ठीक है, बाकी वीटो होंगे। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूं, ऑर्डिनरी बिल, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के केस में हमने सेंटर में देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर थी, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इक्वल पावर नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो यहाँ का लोअर हाउस है उसके पास ज़्यादा पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मुकाबले। लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर कोई बिल भेजा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, विधान परिषद के पास, तो अगर उसने पास कर दिया तो राज्यपाल के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर एसेंट दे दिया, अभी देखेंगे राज्यपाल के पास क्या क्या पावर होती हैं। इसने पास किया, इसने मना कर दिया, नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो खैर कर ही नहीं सकता। ये बोला कि प्लीज़ इसको देख लो, लेजिस्लेटिव असेंबली ने देख लिया, उसको पास कर दिया, तो गवर्नर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को मंजूर नहीं है, देन लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा और 3 महीने तक कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। या फिर पहले केस में क्या बोला था, लेजिस्लेटिव असेंबली ने काउंसिल को भेजा, इसने इसको भेजा, फिर इसने वापस भेज दिया, फिर इसने इसको भेजा, अब देख लो, अब ठीक है। तो ये ज़्यादातर 1 महीने के लिए, मैं आई थिंक मैं समझा नहीं पाया आपको ढंग से, फिर से मैं समझाता हूँ। मैंने ये बोला, एक केस तो आप समझ गए कि इसने पास किया, राज्यपाल के पास पहुंचा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह 6 महीने का था ना कंडीशन वहाँ पे, कि राज्यसभा 6 महीने तक, या फिर लोकसभा ने भेजा राज्यसभा को, तो राज्यसभा 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है। अगर राज्यसभा ने लोकसभा को भेजा तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रोक सकता है बिल को। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर काउंसिल को भेजा तो पहली बार में वो 3 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है। दोबारा अगर फिर से भेजा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए बिल को रोक सकता है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए ऑर्डिनरी बिल को, साधारण विधेयक को, मैक्सिमम 4 महीने के लिए बस रोक सकता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिल ओरिजिनेट होता है और अगर असेंबली के पास पहुंचता है और इसने अगर मना कर दिया, तो सीधा वहीं खत्म हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको बोला, पहले बार में 3 महीने के लिए रोक सकता है, दूसरी बार में 1 महीने के लिए, लेकिन अगर फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया तो इस बार वो नहीं रोक सकता है, वो गवर्नर के पास हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो इसको याद रखिए, नहीं तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। पार्लियामेंट वाली बात ही याद रखिए, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन बना भी नहीं है। अगर बनेगा क्वेश्चन तो ये चीज़ ध्यान रखना, विधानसभा के पास विधान परिषद से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं साधारण विधेयक के केस में भी। और जब ये राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो इसके पास एक तो ये एसेंट दे दे, सहमति दे दे राष्ट्रपति की तरह, या फिर राष्ट्रपति की तरह एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर ले, पूर्ण जो वीटो है, या फिर सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर ले, बिल को रिटर्न कर दे। इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, वो ये होती है कि ये प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। ये बोल सकता है कि इसमें हमें जो चीज़ें वो समझ नहीं आ रही हैं, हम प्रेसिडेंट के लिए बिल को ये रिजर्व कर लेंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी लिखी हुई हैं जहाँ पे गवर्नर को बिल रिजर्व करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए। अगर मान लो कि वो हाई कोर्ट की पोजीशन में कुछ एंडेंजर वगैरह कर रहा है तो बिल रिजर्व करना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको जाने दीजिए, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन बना नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी बिल के केस में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर होती है काउंसिल से, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम 4 महीने तक ही बस होल्ड कर सकता है, उसके अलावा और उसके पास ज़्यादा कुछ पावर होती नहीं है। मनी बिल में बिल्कुल सेम है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल रिजर्व कर लेता है वो, ठीक है, वो रिजर्व कर लेगा।
और बोलेगा और अगर उसने रिजर्व कर लिया ना, ध्यान रखना तब तक ये क्वेश्चन करो, अगर उसने रिजर्व कर लिया ना तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर गवर्नर का कोई काम नहीं है, फिर प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में आपस में बात होगी। और जिस तरह हम देखे थे कि, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस तरह हम देखे थे कि पार्लियामेंट के केस में कि पार्लियामेंट को अगर बिल लौटाया प्रेसिडेंट ने और अगर पार्लियामेंट ने फिर से लौटाया तो इस बार मैंडेटरी है प्रेसिडेंट को असेंट देना, लेकिन ये जो मैंडेशन है स्टेट लेजिस्लेचर केस में नहीं है। हेंस वी कैन से दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट बट पार्लियामेंट कैन। ओवरराइड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा भेज देंगे और प्रेसिडेंट उसको पास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर डिड द इलेक्शन फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम टू ऑफिस? तो हमने देखा था 1952 में, 17 अप्रैल और 13 मई हमने देखा था, और 1954 में इनके हिंदी नेम्स को अडॉप्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो। सिंपल सर, नागरिक ना हो, यानी कि एक तरह से क्वालिफिकेशन से कौन डील करता है, तो कौन सा होगा ये? तो देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट से डील करता है, आर्टिकल नंबर 76, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, पावर टू समन बोथ द हाउसेज, यानी कि समन कौन कर सकता है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर? समन करने का पावर तो हमने देखा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एडजर्न करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एडजर्न सीने डाई करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, समन, प्रोरोग, डिसॉल्व सब प्रेसिडेंट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? इनमें से कौन सा नहीं है? और एक चीज ध्यान रखना, इसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, इसको एकदम नोट कर लेना दिमाग में। नो जॉइंट सिटिंग। हम ये देखे थे पार्लियामेंट के केस में, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में हो जाती है अगर डेडलॉक होता है। यहाँ डेडलॉक होता ही नहीं है, तो कभी भी गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला ले, संयुक्त बैठक बुला ले लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की। ध्यान रखना हमेशा, लोकसभा राज्यसभा के केस में है, इसको याद ऐसे रख लो कि भाई सारे राज्यों में नहीं होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ही नहीं किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर? शून्य काल क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, जो हम लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है उसका यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कि हमने देखा था किस तरह से जो पहला आवर होता है, पहला घंटा होता है 11 से लेकर 12, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं मिनिस्टर से या फिर प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में कितने दिन का नोटिस देना होता है। और 0 आवर उसके बाद चालू होता है 12 से 1, जहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है कि क्या हम लोग जब लंच के बाद मिलेंगे तो क्या करेंगे। दोनों ही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिंस विद डैश, तो किससे शुरू होता है? सत्र किससे शुरू होता है? हमने देखा था क्वेश्चन आंसर। रेसेस क्या है? 2 सेशंस के बीच में, 2 सेशंस के बीच में, 2 सत्रों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं रेसेस। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है एक तरह से, जहाँ पे एक मिनिस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट इशू को लेके उसकी एक तरह से अटेंशन सीख की जाती है कि क्या भाई तुम्हारे मिनिस्ट्री को, जैसे कि मान लो अभी कोई रेप वगैरह इस तरह की घटना हो जाए, अनफॉर्चुनेट घटना, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी अटेंशन क्या हो रहा है ये सब आपके काल में, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलिंग अटेंशन मोशन। A nominated member of a house shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of dash from the date of, ये बताइए जल्दी से। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन बताया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, ओनली इन लोकसभा। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, अगर ये पास हो गया, पारित हो गया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्रिपरिषद को रिजाइन दे देना होता है। ऐसे ही सेंसर मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है और सबके खिलाफ, पूरी लोकसभा की मतलब जो सरकार है उसके खिलाफ भी लाया जा सकता है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है तो मैंने बताया था एक सिर्फ वैकेंसी क्रिएट होती है अगर मिनिस्टर जाता है, लेकिन अगर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चले जाते हैं तो पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पढ़ते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर शैल बी शुरुआत में ही बताया था डिफेक्शन वाला। डिफेक्शन में क्या था कि नॉमिनेटेड मेंबर के पास 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कि आप ज्वाइन करना है तो कर लो, उसके बाद आपने करी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन, हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कभी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसी? ये भी आसान सही है कि देश के लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? राजघाट, सुप्रीम कोर्ट, अशोक प्लेस, पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट को बोला जाएगा बिकॉज यहीं पे सारे डिस्कशंस और सारे लॉ क्रिएट होते हैं, इसलिए बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा में ये सारी चीज़ें रिवीजन के लिए यहाँ पे दी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप रिवीजन यहाँ से मार सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? है राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
6 मंथ सही है। प्रीति, आनंद, पुष्पा, आकांक्षा, आरजू, अभिषेक, सबका सही है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ ये बताएंगे। आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देव महुरा ने 40 रुपये भेज के बोला है कि सर मुंह दिखाई कब करेंगे। और तुमने 40 रुपये भेज के जो इतना कर्ज हम पे लाद दिया है, तुमको क्या लगता है हम कैसे चुका पाएंगे इस कर्ज को? तभी चुका पाएंगे जब तुम सिलेक्शन लोगे, ठीक है, तब तुम्हें दिखाएंगे ज़रूरी। और क्योंकि तुमने 40 रुपये भेजे हैं ना, तुमको 2 पिक्चर भेजेंगे अपनी एक तो नॉर्मल वाली और एक, समझ रहे हो। तो व्हाट इज़ द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी होती है? 250 हो सकती है मैक्सिमम, बट है कितनी? 245। इसमें डिवीजन किस तरह से होता है? 238 इलेक्टेड होते हैं, 238, एंड जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाई द प्रेसिडेंट इन द फील्ड ऑफ लिसास, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं? तो ये भी हमने अभी देखा, 12 मेंबर्स लिसास, ठीक है। गवर्नर 1/6 करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब किया गया था? अगेन कितना आसान है, मैंने तो आपको डेट भी बताई थी। तो आंसर क्या होगा? 1952 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशंस ऑफ राज्यसभा आर यूजुअली? ये करने की जरूरत नहीं, वैसे तो 3 आंसर होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में इसमें ईयर वगैरह नहीं लिखे हुए हैं। एक सेकंड रुकोगे क्या? ठीक है, मुझे कुछ और क्वेश्चन देखने थे, ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, थोड़ा आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगा अभी, ठीक है। क्वेश्चंस की मैं एक दूसरी पीपीटी खोल लेता हूँ, उसमें क्या ना ईयर वगैरह भी लिखे हुए हैं, किस ईयर, मतलब किस एग्ज़ाम में और किस ईयर में पूछा गया है, तो वो खोल लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। दिख रही होंगी चीज़ें, ठीक है, अभी दिख रही होंगी। चलिए अभी क्वेश्चन करिए, ठीक है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, नया लेक्चर तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल, हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है ना, ये तक ये हो चुके हैं, मतलब इसमें वो लिखा हुआ है, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, लेकिन एक्चुअली था क्या उसमें लिखा नहीं हुआ था। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर नेशनल लेजिस्लेचर। आज क्लास होगी, मतलब आज क्लास होगी? नहीं नहीं, आज क्लास नहीं होगी, ये तो कैसे कैसे कमेंट करते हो तुम लोग। पार्लियामेंट तो कैसे, मतलब क्या है? नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि इसमें कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है। विच तो CPO 2022 नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं है? देखिए एक्स्ट्रा चीज़ काम आ रही कि नहीं? स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन नहीं होता। इसमें कितने दिन का नोटिस देना होता है? 10 दिन का नोटिस देना होता है। इसमें सप्लीमेंट्री फॉलो हो सकते हैं बिकॉज ओरली पूछी जाती है, इसमें सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते हैं। 7th, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है, और 0 आवर भी कर चुके हैं, ठीक है, इस 6 मंथ भी कर चुके हैं। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ डैश इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। बताइए इसका भी आंसर क्या होगा? यानी कि आप मिनिस्टर हो सकते हैं बिना हाउस का, किसी भी हाउस का मेंबर हुए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड कब तक? 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होती है किसी हाउस के अंदर, ठीक है। 11, द पार्लियामेंट वाइला सेशन बिगिंस विद अ डैश, तो संसद का सत्र डैश से शुरू होता है, तो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है, उसके बाद 0 आवर पे हम जाते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हाउसेस, तो भारत की संसद को कितने सदनों में विभाजित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, देख रहे हो विनोद
ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो इसको भी नहीं करेंगे। डैश इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा या फिर पार्लियामेंट? तो भाई पार्लियामेंट होगा, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टैब्लिश्ड? तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कब स्टैब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सर उस तरह से दिखा दीजिए, किस तरह से? देखो मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने ब्लैक इसमें इसलिए नहीं रखता हूँ, ठीक है, कि फिर वो प्रिंट करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं रखता हूँ, और कुछ रीज़न नहीं, ठीक है। तो संसदीय समूह यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टैब्लिश 1948 में हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंस से तुरंत बाद। और कब हुआ था? 16 अगस्त, तो अगर टू बी स्पेसिफिक पूछेगा आपसे तो, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ पोजिशन पार्लियामेंट आर गवर्नड बाई द एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट इन द ईयर डैश। संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष डैश में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। 1972, 82, 77 या फिर 79? तो सही आंसर इसका 1977 होगा, 1977। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग? ज्वाइंट सिटिंग की कौन बात करता है और कहाँ से इस प्रोविजन को लिया है? तो आर्टिकल 110 मनी बिल धन विधेयक की बात करता है। सही, और ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो मैं बताना भूल गया ये जो मैंने शुरू में आपको बताई भी थी, 52 से लेके 78 चैप्टर 1, 79 से लेके 122 चैप्टर 2, 123 चैप्टर 3। समझे मैंने क्या बोला? कि यूनियन 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, और चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल है 123, ठीक है। आर्टिकल 75 वो बहुत सारे हमने देखे थे प्रोविजंस है, अदर प्रोविजन, जिसमें हमने देखा था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, सारी चीज़ें। आर्टिकल 108 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं होती हैं, पार्ट 6 में नहीं है जॉइंट सिटिंग। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, ये बताएंगे। राज्यसभा इज चेयर बाई डैश, वेराज लोकसभा इज चेयर बाई कौन? तो कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा का नहीं होता ना। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लीडर ऑफ हाउस होता है, लीडर होता है वहाँ का, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष वो नहीं होगा, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा वो नहीं होगा, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारतीय सरकार के कितने एक तरह से ऑर्गन्स हैं? 2, 4, 1 या फिर 3? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन मतलब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? तो टोटल 3 होते हैं। एक तो हमारा होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D3। द पीरियड बिटवीन प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड एज। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी प्रोपोगेशन बोलो, प्रोरोगेशन मतलब हो गया, और रीअसेंबली, प्रोरोगेशन मैंने आपको बताया था कि ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, कि सत्र को खत्म कर देना, कि हम अगले सत्र में मिलेंगे। और रीअसेंबली यानी फिर से मिल रहा है, उसको हम रेसेस बोलते हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? अगर कोरम नहीं है, कोरम किस आर्टिकल में जरा बताएंगे कमेंट में सभी लोग, जिसको हम बोलते हैं 1/10 अगर मेंबर्स नहीं है तो हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा बाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अगर प्रोरोग करने की बारी आ चुकी है तो एडजॉर्न सीनेडाई कर देगा विदाउट नेमिंग द डे, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। और ये कोरम हमारा आर्टिकल 100 में है, ठीक है। डिसोल्यूशन भी प्रेसिडेंट करता है, ये सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। कट मोशन देखा था बजट में, जब वोटिंग होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब कट मोशन पास होते हैं, और अगर ये पास हो गए दैट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा, ठीक है। 21 डैश इज अ मोशन moved by a member to cut short the debate on a matter before both the house। तो दोनों हाउसेस के बीच में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो अगर मान लो कि दोनों हाउसेस के बीच में एक डिबेट चल रही है, लेकिन उसको कट शॉर्ट करना है क्योंकि टाइम उतना है नहीं, किसी और मैटर पे भी डिस्कशन करना है, या फिर सत्रावसान होने वाला है, कुछ भी ऐसा रीज़न है, तो अगर कट शॉर्ट करना है तो क्लोजर, नो कॉन्फिडेंस, प्रिविलेज या फिर सेंसर। प्रिविलेज का तो मतलब विशेष अधिकार होता है, ये होगा नहीं। नो कॉन्फिडेंस बताना सरकार गिरानी तो पास होता है। सेंसर मोशन क्या होता है? ये भी जब सरकार गिरानी होती, बताए थे अभी, है ना, कि अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है और एंटायर के खिलाफ भी आ सकता है। क्लोजर होता है, क्लोज, समापन कर दो, जल्दी से बंद कर दो, क्लोजर। ये भी क्लोजर ना डिफरेंट तरह के होते हैं, कंगारू, गिलोटीन क्लोजर, ठीक है। क्लोजर बाई कंपार्टमेंट वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो नीडेड नहीं है। क्लोजर मोशन बस याद रखो कि भाई कट शॉर्ट कर दी डिबेट को, कोई भी मैटर चल रहा है उसको एकदम शॉर्ट करके प्रेजेंट कर दिया, वोटिंग के हत्थे चढ़ा दिया और उसको पास कर दिया जल्दी से, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर मोशन, ठीक। 22 इसमें सरकार और कार कुछ नहीं गिरती, ध्यान रखना। फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर।
हु रन्स दी गवर्नमेंट एट दी नेशनल। और प्रिविलेज मोशन क्या होता है? प्रिविलेज मोशन होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव कि अगर मान लो कि हाउस की कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं और हर मिनिस्टर का इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है, अगर उसको किसी ने आहत कर दिया, किसी ने मान लो किसी को गाली दे दिया, फिर कुछ भी कर दिया, तो उसका प्रिविलेज हर्ट हो गया, उसका विशेष अधिकार हर्ट हो गया, तो कोई भी मेंबर लाएगा कि भाई इसने हाउस का प्रिविलेज को हर्ट किया, इस पर्टिकुलर मेंबर ने, इसको सजा दी जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज मोशन। हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन रन करता है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम बोलते हैं ही इज़ द रियल हेड और ही इज़ द डी फैक्टो हेड या फिर इज़ द रियल हेड। नॉमिनल हेड या फिर डी ज्यूरे हेड कौन होता है, जरा बताएंगे आप कमेंट में। 24th, अच्छा 25 तक करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क है, देन थोड़े से क्वेश्चन स्टेट लेजिस्लेचर के भी कर लेंगे। ऑलराइट। An alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority is called as, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं गठबंधन, कोलिशन बोलते हैं। सिंपल। जो बाद में अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो बोलते हैं आओ भाई साथ में मिल के बहुमत बनाते हैं, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट क्या बनेगा? उनका जो लीडर हो उसको प्राइम मिनिस्टर, अगर मान लो सेंटर का केस है, स्टेट का केस है, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर बना देगा और बोलेगा 1 महीने के अंदर अपने हाउस से मेजोरिटी को अप्रूव करो। और नॉमिनल हेड होता है कौन? डी ज्यूरे हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट। देश का राष्ट्रपति क्या होता है? ये डी ज्यूरे हेड होता है। नॉमिनल हेड होता है, नाम का हेड होता है, क्योंकि इसके पास एक्चुअल पावर नहीं है, इसकी बंदूक में गोली ही नहीं है, ठीक है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MTS 2022, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, अनडिजॉल्वेबल लोअर हाउस। ये तो गलत है, अनडिजॉल्वेबल होता ही नहीं, डिजॉल्वेबल होता है लोअर हाउस, तो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव अभी हमने देखा, नॉमिनल कौन? सॉरी प्रेसिडेंट, रियल कौन? प्राइम मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल नंबर 75 है कि नहीं। चलिए इसके बाद राज्यसभा के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप करेंगे। चलो जो पूछे गए वो कर लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 साल होती है लोकसभा के लिए और 30 साल होती है राज्यसभा के लिए, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन दी राज्यसभा। खत्म क्वेश्चन एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन। इट कैन अमेंड अ मनी बिल। कभी अमेंड नहीं कर सकता है। अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकता है, भाई देख लो यार, कर नहीं सकता है। अच्छा मैंने बोला था राज्यसभा के पास कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, वो क्या पावर्स होती हैं? चलो अगले लेक्चर में बता देंगे, नहीं तो क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से भाग गए हैं, मुझे जितना समझ में आ रहा है खाना वाना खाने, तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस होता है, और स्टेट लिस्ट में अगर लॉ बनाना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे कल के लेक्चर में, जहाँ पर राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर होती हैं। कितने सेशंस, चलो ये सब तो आप करते रहेंगे, थोड़े से हम स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। The power to create or abolish legislative council in states is vested with which among the following? सर भागने दीजिए, नहीं बेटा तुमको पकड़ के रखेंगे अभी। चलो बताओ कि कौन क्रिएट या अबॉलिश करता है विधान परिषद को? तो हमने देखा था कौन करता है, हैं? यही नहीं ऑप्शन है, पावर टू क्रिएट लेजिस्लेटिव है ही नहीं यहाँ पे, तो पार्लियामेंट करता है ये तो, ठीक है। देश का संसद करता है, बैटरी भी डाउन हो गई, ठीक है। पार्लियामेंट करता है ये काम, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय, यहाँ पे सही है, ठीक है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। वही बार बार क्वेश्चन है, ये करते हैं। CPO 2023, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द राइट ऑफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? 177, 178, 177 या फिर 176? सर नहीं, वो भी नहीं करवाएंगे यार, ठीक है। अब करवाने को तो मैं करवा सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि अभी यही पढ़ रहे हैं, कल से तो हम अलग चीज़ें देखेंगे, लेकिन वही काफ़ी लोग भाग गए ना, इसलिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? 177 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 177 क्लियर है यहाँ तक? अब क्या राइट्स हमने देखे थे, जैसे वहाँ राइट थे मिनिस्टर्स के कि भी किसी हाउस में बोल सकते हैं, यही देखा था ना, वो किसी हाउस में भी बोल सकते हैं,
बट उसी हाउस में वोट कर सकते हैं जहाँ के वो मेंबर है। फिर हमने ये देखा था कि वो जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, वो किसी भी हाउस से बोल सकता है, लेकिन वो राइट टू वोट किसी भी हाउस में नहीं है। क्या इसको पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, विशेष अधिकार, हाँ या ना? और इसको याद कैसे करना था, मैंने आपको बताया था, ये किस आर्टिकल में था, ये यूनियन वाला 88 में था। 88 में 89 जोड़ दीजिए, 177 मिल जाएगा। ठीक है, 88 में क्या था, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल था, तो यहाँ पे जैसे अटॉर्नी जनरल होता है तो स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, व्हाट इज़ दी बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका क्या है? इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी विथ 4 हाउसेस, 1 हाउसेस, 2 हाउसेस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टेनो 2023। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर फिक्स बाई, कौन फिक्स करता है? ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जिससे हमने देखा था कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन इस तरह से वाइस गवर्नर तो होता नहीं स्टेट में, तो जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो कौन चुनता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने में ही से किसी को चुनता है। ठीक है, और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करेगा वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर ए, वहाँ का विधानमंडल एक तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? ये तो फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, नॉट इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, तो अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई, विधान परिषद का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वाइस गवर्नर करके तो होता नहीं है यूनियन की तरह, तो कौन होगा? इलेक्टेड बाई चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाई चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कितना आसान सा क्वेश्चन है, 434 है। ठीक है, 434 सीट है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट? तो हमने देखे थे 1/6 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर करता है। सारे क्वेश्चन आसान से हैं एकदम, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए। हु हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली? क्या पूछ रहा है? पावर टू रिकमेंड डिसमिसल कौन करेगा? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर टू रिकमेंड, सिंपल, चीफ मिनिस्टर। भाई स्टेट की बात हो रही ना, प्राइम मिनिस्टर कैसे कर देगा? सिंपल से, जैसे हमने देखा था यूनियन के केस में डिसमिसल या फिर डिसोल्यूशन को कौन रिकमेंड कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे स्टेट के केस में कर सकता है चीफ मिनिस्टर। सिंपल, कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे अभी, तो मोदी जी बोलेंगे कि इसको डिसॉल्व कर दीजिए प्रेसिडेंट से, उसी तरह चीफ मिनिस्टर बोलता है। ठीक है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद रिटायर आफ्टर एवरी, तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जिस तरह हमने यूनियन के केस में देखा था, लेजिस्लेटिव जैसे लोकसभा था उसका कार्यकाल 5 साल का था, इसी तरह हमारा स्टेट के केस में जो लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका कार्यकाल 5 साल होता है। जिस तरह हमारा वहाँ राज्यसभा होता है, वहाँ पे 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, वैसे यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि इनका कार्यकाल कितना साल हुआ जरा बताएंगे कमेंट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देर इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? तो कबूतम में कौन सा होगा? यहाँ पे कबूतम में ब है, बिहार। ठीक है, और यहाँ पे इनका कार्यकाल हुआ 6 साल का। ठीक है, और कोई तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए, यहाँ पे होता है ख़त्म आपका आज का लेक्चर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए वो आपका होमवर्क हो जाएंगे। मुझे पता है थोड़ा सा लेक्चर आज लंबा हो गया, लेकिन फिर अब कल में खींचने का कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, कल में खींचने का कोई मतलब भी नहीं था, आप लोगों ने पुश किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आप थोड़ा सा खुद में अच्छा भी, बेटर भी फील करेंगे, है ना? जब आप यहाँ से उठ के जाएंगे ना तो बेटर फील करेंगे कि भाई आज मैंने 2 घंटे लगातार पढ़ाई करी है कि नहीं, और आज मैंने काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं, तो उसकी अलग ही एक खुशी होगी और अलग ही डोपामाइन रिलीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ यहाँ पे लूज़ कर दिया है ना, और आपको अभी अच्छा फील होगा जब आप उठेंगे भी तो। ऑलराइट, इंग्लिश वाले नोट्स अगर मैं बात करूँ तो बोल रहे हैं पहले जैसे चाहिए, मतलब तो वो अभी नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है, आपको पॉलिटी तक जितने नोट्स आएंगे, आई थिंक ज्योग्राफी से तो दिक्कत नहीं है, जो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। आईबी का एग्ज़ाम है 18 को, ब्लेस कर दीजिए। बिल्कुल अम्मिया सेठी, ब्लेस ऐसे नहीं करेंगे आपको, ब्लेस आपको हम पढ़ा के करेंगे सैटरडे को, यानी कि कल
ठीक है 4 PM पे जिन लोगों का IB का एग्ज़ाम है इस क्लास को मिस मत करना, ठीक है 4 PM पे लाइव में आऊँगा और यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा एक तरह से जीके का रिवीजन करने वाले हैं बिफोर योर IB एग्ज़ाम। ये सिर्फ टारगेटेड है IB एग्ज़ाम के लिए ये क्लास। ऑलराइट, मिलते हैं कल शाम 4 बजे। धन्यवाद।